हेलो दोस्तों, सुप्रभात। सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। चलिए, सभी लोगों तक अपनी क्लासेस को शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक भी जो लोग स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं। और स्ट्रक्चर वैसे तो बहुत सरल सब्जेक्ट है यार, ये ना। हमारा तो पहले टारगेट ये भी है कि जैसे कि जेई एग्जाम में या ईएससी एग्जाम में, ए एग्जाम में, है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्तर बढ़ता रहता है। हालांकि जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मैं बराबर देता हूँ सभी के लिए। वो जेई की पढ़ाई कर रहे हैं, आप ए की कर रहे हैं या ईएससी की कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सत्यापित है कि जब आप ईएससी और गेट के लिए पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट और थ्योरी में सेम समझाता हूँ, लेकिन ईएससी और गेट के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन हम थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं। वो कराऊंगा मैं, इसको भी घबराओ मत। बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी मैं कराऊंगा सब इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के ही होंगे, उन्हीं से आपको क्लियरिटी भी मिलती है। खैर, लास्ट क्लास में अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक क्लास को लास्ट पार्ट में अगर देखा जाए तो मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा था। एक सेकंड, थोड़ा सा कर ही दोगे? लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन कर दिया था आपने? नहीं किया था? चलो खैर, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। उस क्वेश्चन को आप कर देना, मेरे पास फिगर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं एक्चुअली में आपके पास 3D के केस पढ़ा रहा था आपको। 3D को ध्यान रखिएगा, आप लोग कहते हैं स्पेस स्ट्रक्चर। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं स्पेस स्ट्रक्चर, या तो आप 3D, अभी मैं आपको फ्रेम पढ़ा रहा था, या तो आप 3D फ्रेम कहो या तो आप उसको स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर कहो। बात एक ही है दोस्तों, या तो आप 3D स्ट्रक्चर कहो या तो आप स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर कहो इसको। दोस्तों होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना भाई। अब हमने पिछले पार्ट्स में 2 पार्ट हो चुके हैं, तो हमने देखा था कि जो 2D स्ट्रक्चर है, या इसी को आप प्लेन स्ट्रक्चर कह रहे थे या प्लेन फ्रेम कह रहे थे, तो फ्रेम के केस हम लोग पढ़ रहे थे। और जब मैं डीएस की बात कर रहा था दोस्तों प्लेन फ्रेम के लिए, तो ये आपके पास आ चुका था 3C माइनस आर डैश, और इस पर आधारित हमने क्वेश्चन भी किए। आज भी करेंगे कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे, घबराओ मत आप। ये हमने किया था। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब हम स्पेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फ्रेम की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको रिएक्शन वगैरह सब कुछ निकालना बता रखा है। तो हमने देखा था कि सर यहाँ पर सबसे पहले तो डीएस अगर मैं बात करूं फॉर फ्रेम, मैं भी केवल पढ़ा रहा हूं आपको फ्रेम, क्योंकि दोस्तों ट्रस के लिए अलग और फॉर्मूला होता है, और बात करें बिम के लिए तो बिम के लिए अलग फॉर्मूला होता है। यहां पर हमने कहा था कि 6C माइनस आर डैश का फॉर्मूला लगेगा। ये बकायदा आपने याद भी कर लिया था, ये बकायदा आपने याद भी कर लिया था, 6C माइनस आर डैश। तो ये फॉर्मूला आपका लगता है जी, जहां पर आपके पास का सी क्या था, नंबर ऑफ कट ही था। और कट इस कदर करना चाहिए आपको कि आपके ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो, मतलब कि कोई लूप भी ना हो। और जब हम आर डैश की बात कर रहे थे, तो आर डैश में आपके पास नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू मेक फिक्स्ड बनाने के लिए कितने रिएक्शन की और जरूरत है, वही आपके पास आर डैश होता था। तो हमने यहीं पर एक क्वेश्चन देखा था दोस्त। एक क्वेश्चन की मदद से हमने सीखा था कि कोई 3D फ्रेम है। हमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, डीएस फॉर स्पेस फ्रेम। स्पेस का मतलब मैं बार बार नहीं कहूंगा, आप समझदार हो चुके हो। स्पेस फ्रेम, और स्पेस फ्रेम को आपको दिया रहेगा कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा। ये कुछ स्पेस फ्रेम ऐसा दिया रहेगा कुछ इस तरह से। इसमें देखते रहिए, इधर देखो थोड़ा सा, एक सेकेंड। ये है कोई स्ट्रक्चर आपके पास, ठीक है, ऐसा ये समझो आप, ये बन गया आपके पास 3D स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक सपोर्ट इस तरह से बना लो आप, एक यहाँ पर हिंज बना लो, ठीक है ना। यहाँ पर इसको रोलर दे दो। ये वाला सपोर्ट दिखेगा नहीं ना आपको, यहाँ से यहाँ तक तो दिख जाएगा आपको यहाँ तक,
लेकिन इसके बाद मैं इसको हैचिंग बना रहा हूँ। आप समझदार हो, समझ आ रही बात को। इसको मैं रोलर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रोलर सपोर्ट, ओके, समझा रखा मैंने सारी चीजें पहली पार्ट में। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला भी मैं रोलर बना देता हूँ। लो जी, ये वाला भी मैं रोलर बना देता हूँ। तो अब समझ गए होंगे आप। यहाँ पर अब सवाल ये है सर, हमको निकालना है 3D DS। DS दिस इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से कहानी वही हो जाएगी, कट वाली कहानी हो जाएगी। तो कट आप यहाँ पर एक लगाओगे, मैंने आपको समझाया था, इतने से काम नहीं होगा, एक कट आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि सर इतना पोर्शन जो है ना, इतना पोर्शन उसको देखो, फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इतना पोर्शन इस ज्वाइंट के साथ आ जाएगा, इस रोलर ज्वाइंट के साथ आ जाएगा। एक काम तो ये हो गया। दूसरा सर, अगर मैं यहाँ पर कट लगा देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर एक कट लगा देता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर जो भी है एक लगाना पड़ेगा, मतलब हर एक मेंबर में ना जो आपको देख रहे हैं एक कट लगाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे सर इतना पोर्शन ना ये वाला इस वाले ज्वाइंट के साथ आ रहा है, इस वाले ज्वाइंट के साथ। तो ये भी सही बात है, अच्छी बात है। क्या और भी कट लगाने की जरूरत है क्या आपको? तो हम कहेंगे कि सर हाँ, एक कट और लगाने की जरूरत है। कहां पर? यहाँ पर सर। उससे क्या होगा, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन इस ज्वाइंट के साथ आ गया, और ये वाला जो हिस्सा है ये देखो, इसको खुद को उसको एनालाइज करो चीजों को, इतना वाला हिस्सा जो है उसके साथ आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम जो है समझ चुके हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब आप कट यहाँ लगाए तो इतना पोर्शन इसके साथ, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा प्रोजेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ इस चीजों को। फिर ये वाला पोर्शन इस ज्वाइंट के साथ इतना, फिर हम दे लेंगे सर ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन इस ज्वाइंट के साथ। हम कहेंगे कि सर ये वाला जो पॉइंट है ये आपका इसके साथ। कोई भी हिस्सा कभी भी हवा में नहीं होना चाहिए और लूप भी नहीं होना चाहिए। कट भी इस तरह से करना है। बार बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, श्योरली है कि आपको तरीका भी याद रहे, मतलब पता लग जाएगा और क्लियर भी होती रहेंगी चीजें। बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, बहुत हद तक तो मैं ही करवा रहा हूँ, घबराओ मत आप। लेकिन कहीं पर कुछ अगर आप खुद से भी करते हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो जी शुरू करते हैं दोस्तों। हमने DS निकालना था, DS निकालना, तो DS होता है 6C - 8S। तो सबसे पहले तो कट तो भैया हम लोग समझ गए, कट हो गए सर 4, नंबर ऑफ कट दिस इज द 4 ऑन दिस केस। अब आते हैं सर R' कितना होता है। R' देखा दोस्तों, तो हमने देखा कि R' का मीनिंग था नंबर ऑफ रिस्टेंट या नंबर ऑफ प्रतिरोध रिक्वायर्ड टू मेक फिक्स्ड ज्वाइंट बनाने के लिए उसको कितनी जरूरत है कि हमें एडिशनल प्रतिरोध देना पड़े, एडिशनल रिएक्शन देना पड़े। तो आप देखेंगे ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो यहां पर बोलेंगे R' क्या हो जाएगा, 0 सर। यहां पर आप देखेंगे मैंने आपको पढ़ा रखा है कि स्पेस स्ट्रक्चर में, पिछले पार्ट में समझा रखा है, स्पेस स्ट्रक्चर के केस में, 3D स्ट्रक्चर के केस में हिंज सपोर्ट में 3 रिएक्शन आती है, मूवमेंट वाली नहीं आती। वहां पर Fx, Fy, Fz, यहाँ पर 3 रिएक्शन। और यहाँ पर अगर आप देखें फिक्स बनाने में या फिक्स में 6 रिएक्शन, तो 3 और जरूरत पड़ेगी। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 3 पड़ेगी। कैसे किया, फिक्स में होती है 6, जबकि हिंज में होती है 3, तो भैया 3 और जरूरत पड़ेगी आपको। समझ रहे होंगे आप। रोलर में बताओ सर, रोलर में रिएक्शन कितनी होती है, 3D में भी 1 होती है, और फिक्स में कितनी होती है रिएक्शन, 6। तो हम कहेंगे कि 6 में से अगर 1 घटाया जाए तो सर 5 और एडिशनल की जरूरत है। ये आप पहला सवाल कर रहे हैं 3D का, मुझे लगता है पहले ही कर रहे हैं। पिछले पार्ट में भी मैं पूरा नहीं कराया, उसको कर देना, अगर उसमें ज्वाइंट अलग लगते तो कर देना। मैंने आपको अभी चेंज कर दिया, शायद ये हो सकता है वही हो, देख लेना। तो कहने का मतलब है एक रिएक्शन होती है, आपको 5 और जरूरत पड़ेगी फिक्स बनाने के लिए। तो ये थी कहानी, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। R अलग चीज है और R' अलग चीज है। R का मतलब होगा नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन और R' का मतलब होगा नंबर ऑफ रिएक्शन टू मेक फिक्स्ड ज्वाइंट या फिक्स सपोर्ट। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम जानते हैं सर यहाँ पर भी 5 हो जाएगा और 5 जरूरत है। यहाँ पर भी सर रोलर है तो 5 हो जाएंगे। तो अब मैं जोड़ सकता हूँ इनको, अब मैं R' को जोड़ सकता हूँ सर। दोस्तों क्या हो जाएगा, जब मैं R' की बात करूंगा तो R' में देखिएगा दोस्त, हम लोग कहेंगे कि R' तो बहुत आसानी से हो गया सर, क्या 0, वहां से देखिएगा आप शुरू करेंगे 0 + 3 प्लस, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, मतलब कि मुझे कुछ नहीं पता है स्ट्रक्चर और DS के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप सारे क्वेश्चन बनाने लायक हो जाओगे हर एक लेवल के, बस पहले अच्छे स्तर से देखो, 0 स्तर से देखो। तो 5 और 5 10 और 3 13, तो R' हो जाएगा दोस्तों 13। तो DS इज इक्वल टू दोस्तों 6 × 4 माइनस का 13। 24 में से अब 13 घटाना है आपको, क्या दिक्कत है सर, 1 हो जाएगा, है ना। और सर 11 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा
24 में से 13, तो ये हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास डीएस आ गया सर फॉर दिस कंडीशन। तो डीएस आपको समझ आ गया। तो ये कुछ ऐसा केस था सर, सिंपल वाला। समझ आ भी रहा है कुछ क्या हो रहा है? इसमें लगा है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कुछ एक कॉन्सेप्ट और है बस, उसके बाद आगे बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल आप डी एस इज इक्वल टू देख चुके हैं, स्पेस फ्रेम के लिए देख चुके हैं, ठीक है ना। IOCL की क्लास कहाँ मिलेगी? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर अब कॉन्सेप्ट क्या है, जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये है। कुछ क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन और करा लेते हैं, ये 2D का है। जब ऊपर लिखा हो 2D तो आप समझ जाओगे, फॉर 2D, ठीक है ना। जो आपके इंजीनियरिंग सर्विस का रखा है, ESC का एग्जाम का क्वेश्चन है ये, मैं करा देता हूं आपको। फॉर 2D फ्रेम है, और 2D फ्रेम फाइंड आउट DS, फाइंड आउट DS क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, देखते रहिए। क्वेश्चन बहुत आसान था ये, आप कर लोगे मुझे विश्वास है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था दोस्तों, देखिए देखते रहिएगा। ऐसा कुछ था, देखते रहिए बस, ठीक है। तुम लोग देखते रहिए बस। यहां इसने फिक्स कर रखा है, ठीक है। यहां पर इसने कुछ इस तरह से एक फिक्स किया हुआ है, देखते रहिए तुम लोग। और ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहां पर भी फिक्स किया हुआ है। फिक्स क्या कहेंगे, मतलब इस तरह से, ओके। अब यहां पर क्या किया हुआ इसने, ऐसा कुछ निकाला हुआ है एक ज्वाइंट। अब तुम लोग कर सकते हो उसका जवाब, लेकिन इसमें एक और एडिशनल चीज दी है जो आपके पास दे रखी है, और वो क्या है सर, वो यहाँ पर एक हिंज है। जो एडिशनल चीज है वो यही है, यहाँ पर वो हिंज है यहाँ पर। बस सवाल इस तरह से, IOCL JEE की क्लासेस, आप किस ब्रांच के लिए बात कर रहे हो सर? यादव जी कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, बताइए। तो ये हो जाएगा जी क्वेश्चन, इसका जवाब करो। अब क्वेश्चन पूरा है, मुझे लगता है कि अब कर देना चाहिए। सारे के सारे सपोर्ट फिक्स्ड है, सारे के सारे सपोर्ट जो है ना फिक्स्ड है। कैसे करोगे, इसमें क्या करोगे और कैसे करोगे? अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर DS इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? पहली बात तो 2D फ्रेम है, तो फॉर्मूला तो वही होगा, मुझे तो नहीं लगता फॉर्मूले में कुछ अलग होगा। तो DS इज इक्वल टू 3C माइनस R डैश आप लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल क्या हो जाएगा ना, चेंज जो R डैश है, R डैश थोड़ा बढ़ता रहेगा इसकी वजह से, ये हिंज की वजह से। तो पिछली क्लासों में मैंने आपको पार्ट 2 में या पार्ट 1 में आपको समझा रखा है कि सर अगर फिक्स्ड होता है किसी भी केस में हो, 3D हो या 2D हो, तो यहाँ पर R डैश 0, यहाँ पर R डैश 0, यहाँ पर R डैश 0, यहाँ पर R डैश 0। लेकिन R डैश होगा तो यहाँ पर बालक, R डैश होगा तो यहाँ पर होगा। क्यों, क्या बताया था मैंने? R डैश का फॉर्मूला कि सर किसी भी हिंज के लिए, किसी भी इंटरनल हिंज हो या मेंबर हिंज हो, इन 2D, इन केस ऑफ 2D, फॉर इंटरनल हिंज, फॉर ईच इंटरनल हिंज, EACH, मतलब हर एक इंटरनल हिंज के लिए, इंटरनल हिंज के लिए क्या तरीका बताया था सर? हमने कहा था कि सर नंबर ऑफ मेंबर ज्वाइंटिंग, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग और ज्वाइंटिंग ऑन दिस हिंज, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग ऑन दिस हिंज -1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द R डैश ऑन द ईच इंटरनल हिंज, ऑन द ईच इंटरनल हिंज। और बड़ी मजेदार बात यह दोस्त कि सर हम लोग जब DS निकालते हैं तो उस दौरान आपका मेंबर हिंज हो या इंटरनल हिंज हो,
कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं पर भी आपका सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन जब आगे हम पढ़ेंगे डीके पढ़ेंगे, जब डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, तो वहां पर चेंजेज हो जाते हैं। इंटरनल हिंज के लिए अलग फॉर्मूला होता है, मेंबर हिंज के लिए अलग होता है, वो बताऊंगा अभी। फिलहाल आप देखो, तो हम कहेंगे कि सर कितने मेंबर मिल रहा है, कितना मेंबर मीट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि सर एक मेंबर यहां से मीट कर रहा है, देखते रहिए, एक मेंबर यहां से मीट कर रहा है, एक यहां से कर रहा है, और एक यहां से कर रहा है। तो कितना नंबर ऑफ मेंबर मीट कर रहा है दोस्त, तो आप देखेंगे सर 1 2 3 और 4, तो 4 मेंबर मीट कर रहा है ऑन दिस इंटरनल हिंज। तो हम कहेंगे कि सर 4-1 होना चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4-1 होना चाहिए, जो कि आपके पास 3 का रिस्टेंट आएगा, और मुझे लगता है कि एक ही रिस्टेंट है। तो आर डैश इज इक्वल टू सर यहाँ पर इस केस में केवल का केवल 3 मिलेगा। अब है कट की कहानी। कट इस कदर लगाना है कि लूप भी ना बने। तो हम कहेंगे सर एक कट यहां लगा दूं तो इससे क्या फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ है। देखो ये वाला जो ज्वाइंट है या ये वाला मेंबर है आपके हवा में भी नहीं है और कहीं ना कहीं फिक्सिडिटी के साथ है। वेरी गुड। दूसरा अगर देखा जाए तो सर एक कट यहां लगाना पड़ेगा, लेकिन इससे काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा तो फिर भी कहीं ना कहीं आपका अभी बंधा हुआ है, तो बंधा ना हो तो आपको एक कट यहां बहुत एसेंशियल रिक्वायर हो गया है। तो हम कहेंगे कि सर इतना जो हिस्सा है ना, ये इतना हिस्सा अब बढ़िया तरीके से बाहर भी निकल के, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा होगा यह हिस्सा आपको, ऐसा और ऐसा, यहाँ तुम्हारा ज्वाइंट के साथ है, तो ये भी बढ़िया काम हो गया। तो हम कहेंगे कि सर ये भी बढ़िया काम हो गया सरकार। तो हम बोलेंगे ये वाला हिस्सा बिल्कुल इस ज्वाइंट के साथ आ गया, वेरी गुड। लेकिन अभी आपको दो आपको और जरूरत है, एक यहाँ पर, अब इसको नहीं लाना है दिमाग में, ये नहीं लाना है फिलहाल जब कट करते हैं, भूल जाना है उसको। दूसरा कट यहाँ पे सर कर, दूसरा कट यहां पर भी लगाना पड़ेगा आपको। इससे क्या होगा मैं बता देता हूं। इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन आपका इस फिक्स्ड सपोर्ट के साथ आ चुका है। तो हम कहेंगे कि सर वेरी गुड। उसके बाद ये वाला जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के साथ ये वाला आपका ये पूरा ज्वाइंट आ चुका है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कट सिखा दिए हैं हम निकालना। तो ये वाला कट इसके साथ हो गया, काम खत्म। तो कुल मिला के कितने नंबर ऑफ कट्स हो गए, अब आप समझ गए होंगे। तो नंबर ऑफ कट्स हो गए सर यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। हम कहेंगे कि सर यहाँ पर ds इज इक्वल टू 2d है, तो 3 टाइम्स ऑफ कट बोले तो 5 माइनस का r डैश बोले तो 3, तो 15 में से 3 जाता है, तो सर आंसर हो जाएगा 12। तो 12 आपका आंसर आ जाए, और बिल्कुल करेक्ट आया है आंसर। बताइए किसी को टेंशन है तो बताइए, किसी को समस्या है दोस्तों? एक क्वेश्चन और करेंगे हम, घबराओ मत आप, एक क्या और भी करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन। फिलहाल आप ये बताओ कि हो चुका है ये क्वेश्चन या नहीं हुआ है। अभी 2-4 और करेंगे 2D के, फिर 3D के भी एक कॉन्सेप्ट और है अभी, हिंज वाला। 3D का हिंज वाला केस नहीं किया हमने अभी। 3D में अगर हिंज होता है तो क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया हमने अभी। एक थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ रखा था, मतलब ईएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और लेवल बढ़ के, उसमें क्या होता है मैं बता देता हूं। पहले फिगर बना देता हूं, आप कोशिश करना जरूर इसमें। ये मैंने पहले ये वाला समझा दिया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिगर बना देता हूं मैं पहले, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है, और बहुत आसान क्वेश्चन है। गेट में भी आया था ये पिछले कुछ सालों में। ये कुछ ऐसा उसने लूप बना रखा है, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन। दिख रहा है ना आपको फिगर? पेन चेंज करो, इधर देखो जरा ध्यान से। ऐसा बना रखा है इसने, और मजेदार बात यह है कि यहाँ पर जो सपोर्ट है ना, ये दोनों साइड पर मतलब एक तरह से सिंपल सपोर्ट है। सिंपल सपोर्ट जानते होंगे आप, एक तरफ से हिंज होगा तो दूसरी जगह से क्या होगा, ये रोलर होगा। बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। एक जगह से रोलर है सर, और एक जगह से हिंज है, ये दिख रहा होगा आपको। ओके, अब इसने फिगर कैसे बनाया, ये सारा मजेदार बात है, ठीक है ना। फिगर कैसे बनाया उस चीज को समझो। यहाँ पर एक इसने लाइन, यहाँ पर अब देखो कैसे बनाया, देखो 2 3 4 और 5 लाइनें इस तरह से बीच में दे रखी। तो एक ऐसा है, बोल सकते हैं आपकी कोई ट्रस वाला स्ट्रक्चर है जिसमें इंटरनल लूप है, ऐसा है।
चलो बताइए अब, इसमें डीएस निकालना है, डीएस निकालना है, और ये 2D है। पहली बात तो 2D लिखा हुआ है उसने, और लिखा भी ना भी हो तब भी आपको फिगर से भी समझ आ जाता है। केबल वाला ही कहते हैं इसको, हाँ केबल वाला ही है, सस्पेंशन ब्रिज वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की कतई जरूरत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट जो है वही लगना है। केबल वाला एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है कि बताइए डीएस क्या होगा। बहुत सिंपल है यार, तरीका वही है, इसको फ्रेम की तरह ही डील किया करो, इसको फ्रेम की तरह ही डील किया करो, और जब फ्रेम की तरह डील करोगे तो फॉर्मूला पहले सोचो आप, अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, मैं तो कराऊंगा ही। फिर से वही कॉन्सेप्ट वही, जब मैंने 2D कह दिया तो इसमें डीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, निकालना डीएस ही है, ठीक है स्पेस में। और मैंने कहा है कि जब इस तरह का केबल वाला इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमेशा जो है फ्रेम की तरह इसको डील किया करो, ऑब्वियसली वही लगता भी है, इसमें लॉजिक है। तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, फिर हम कहेंगे ds इज इक्वल टू हो जाएगा 3c माइनस आर डैश, 3c माइनस आर डैश। वैसे इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है भाई, वैसे इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, जानते हो क्या होता है? लेकिन शॉर्टकट पे नहीं जाएंगे, वो शॉर्टकट कभी कभी जो है ना दिक्कत कर देता है। शॉर्टकट तरीका क्या होता है मैं बता देता हूँ। शॉर्टकट तरीका ये होता है दोस्त कि एक बार तो जैसे जैसे ये जो डब्बे हैं, ये बॉक्स जो है, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स और छठवां बॉक्स, तो 3 का मल्टीप्लाई आप 6 से कर दोगे। क्या बोला मैंने? 3 मल्टीप्लाई बाय इंटू नंबर ऑफ बॉक्स। ये एक तरीका होता है, एक फर्जी तरीका होता है। फर्जी क्या बोलेंगे, एक ट्रिक टाइप की होती है ये, कि आपके पास बहुत कम समय है और अगर दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है या भूल गए हैं तो 3 का गुणा कर देना आप नंबर ऑफ बॉक्स से। 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स हो गए, एक बॉक्स हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। 3 इंटू 6, 6 कितना हो गया? 18। तो 18 इसका आंसर आना चाहिए, और जो मैं जेन्युइन तरीके से जो फॉर्मूला बता रहा हूं इससे भी 18 आना चाहिए। तो तरीका क्या है? 3 इंटू नंबर ऑफ बॉक्स। तो नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो एक तरीका है, हालांकि मैं तो आपको जो मेन तरीका है वही बताऊंगा, वही याद भी रखना तुम। तो सबसे पहले बड़ा मुद्दा है सर यहाँ पर आर डैश का, मतलब कट का। आर डैश तो सिंपल है, खैर आर डैश का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना कोई हिंज है, ना कोई इंटरनल हिंज है, ना कुछ भी नहीं है। तो आपके पास तो ये तो आसान केस हो जाएगा। ऊपर से 2D है तो हम कहेंगे कि सर आर डी तो यहाँ पर आ जाएगा 1। क्यों सर? क्योंकि 2 रिएक्शन आती हैं, क्योंकि 2 रिएक्शन आती हैं सपोर्ट में, और फिक्स बनाने के लिए 3 रिएक्शन बनाने के लिए एक और जरूरी है, 2D है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रोलर सपोर्ट है सर, रोलर में एक ही रिएक्शन आती है, फिक्स बनाने के लिए 2 एडिशनल लगेंगे सर। तो आप समझ गए सर आर डैश यहाँ पर है। तो पहले तो आर डैश ही समझ गए आप सर, 1 + 2 दैट मीन्स 3। तो ये तो हो गया आर डैश। अब है सर कट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सर, कट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिना कट के नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा देर के लिए, वैसे तो अपना अपना तरीका है भाई, अगर आप यहां से भी ऐसे भी काटते हो, लेकिन मेरा एक तरीका है सबसे बेस्ट तरीका, कि आप एक काम करो, इसको यहां पे से काट दो। थोड़ा सा मोटा कर देता हूं मैं पेन को, देखो तेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मैं मान लेता हूं यहां पर कट कर देता हूं, मैं यहां पर कट कर देता हूं, मैं मान लेता हूं यहां पर कट कर देता हूं, मान लेता हूं यहां पर कट कर देता हूं, और यहां पर कट कर लेता हूं। अब मेरी मर्जी आ रही, कट करते 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 फ्लो में मैंने यहां पर भी कट कर दिया, मान लेते हैं, और मान लेते हैं मैंने यहां पर भी कट कर दिया, फ्लो में मान लेते हैं, मुझे मजा आ रहा था कट करने में, मैंने यहां भी कट कर दिया और यहां भी कट कर दिया, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। होगा क्या इससे? क्या होगा जरा बताओ? इतना पोर्शन सब हवा में उड़ा दिया आपने, सब उड़ गया हवा में। क्या ये मैंने पढ़ाया था आपको? तो हवा में नहीं उड़ना चाहिए दोस्त। इसलिए कट आपके इस कदर होने चाहिए, कट आपके इस कदर होने चाहिए कि भाई साहब हवा में कुछ नहीं होने। चलो इतना तो आपका कट मान लेते हैं, चलो बना दिया मैंने, मेरे तरीके को समझो। लेकिन इतने से काम हो पाएगा क्या? तुम बताओ, खुद बोलो, काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हमको एक कट की जरूरत यहां पर जरूर पड़ने वाली है। तो आप बोलोगे सर ये भी चलो ठीक है तरीका, ये भी चलो ठीक है, ये भी हम मानते हैं कि चलो एक कट यहां पर भी जरूरत पड़ेगी। अब ये कट अगर आपने यहां नहीं लगाया तो भाई साहब आप बिल्कुल तब तो तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अगर आपने यहां पर एक कट नहीं लगाया, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है, तो आप इसका मतलब समझ गए कि आपने काम करा ही नहीं है, कट की आपने फीलिंग ही नहीं ली है। अब देखो क्या हुआ, देखो कितने बेस्ट तरीके से मैंने कट लगाए हैं। इससे हुआ क्या है, देखो इतना पोर्शन को समझो आप, इतना पोर्शन सर, इतना पोर्शन,
इतना पोर्शन और इसके साथ ये पोर्शन आ गया। ये हो सकता है कि दोस्त ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही साइड से मैंने लगाया है, आप ऐसा भी कर सकते हैं इस बात को कि यहां पर और यहां पर मैं कट लगाऊं, ऐसा भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इतना पोर्शन जो है ना, इतना वाला पोर्शन है ना, नहीं यहां पे नहीं, यहां पे लगाते हो माना कट ये, और यहां पर एक कट और लगा देता हूं, तो इससे क्या होगा, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर आप देखेंगे ना तो इतना पोर्शन जो है इस वाले ज्वाइंट के साथ क्या क्या आ रहा है, एक यहां से आ रहे हैं, है ना, अगर देखें ध्यान से तो यहां पर सर ये वाले ज्वाइंट के साथ कुछ भी हवा में है, हवा में नहीं होना चाहिए, मेरा मेन मुद्दा ये है सर, हवा में नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज यार, हवा में कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। मुझे लगता है मैंने अब कट सही बना दिया जहां तक मुझे लग रहा है। चलो पहले गिन लेते हैं कट कितने हो रहे हैं। इससे क्या हुआ, इतना पोर्शन आपका इसके साथ आ गया, और इतना पोर्शन खुल भी रहा है, लूप भी नहीं है और हवा में भी नहीं है, तो बहुत ही बेस्ट तरीका हो गया। यही काम आप इधर की साइड से भी कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे सर अब हो गया सर, बहुत बढ़िया से समय लगा दिया आपने, अब चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो कट हो गया सर 7, कट कितने हो गए 7। अब निकाल सकते हैं आप ds, तो ds इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 7 माइनस का 3, तो आप बोलेंगे सर 7 21 माइनस 3, तो आप बोलेंगे ds इज इक्वल टू 18। तो एक तरीका ये है सर, बेस्ट तरीका जो है आपके पास करने का, ये तरीका हो गया, ठीक है ना। अभी मैं एक्सटर्नली इंडिटरमिनेसी निकालना भी सिखाऊंगा। अभी तो मैंने आपको ds निकालना सिखाया है, इसमें भी एक dse होता है और एक dsi होता है। dse का मतलब होता है एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी और dsi का मतलब होता है इंटरनल इंडिटरमिनेसी। dsi और ds, खैर वो बात की बात है, पहले आप नॉर्मल वाला समझो, ds वाला, यहां से काम बन जाएगा आपका, समझ गए। यहां पर कोई समस्या दोस्त, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। वेरी गुड। अब आते हैं सर कि कोई हमारे पास अगर स्पेस स्ट्रक्चर हो, कोई स्पेस स्ट्रक्चर हो, तो उसके लिए क्या होगा सर। देखो स्पेस स्ट्रक्चर से पहले मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको, बहुत सिंपल है वो भी। स्पेस स्ट्रक्चर से ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्त, जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये सारे एग्जामों के क्वेश्चन है और 2D है, ये मैं पहले बता दे रहा हूं 2D है, आपको ds फाइंड आउट करना है। 2D क्या, मैं पढ़ा क्या रहा हूं, फ्रेम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखा देता हूं, घबराइए नहीं। यहां पर उसने स्लाइडर बना रखा है, अब घबराओ मत, आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ चीजें समझ आती रहेंगी। ऐसा बना रखा उसने ये, और कुछ ऐसा बना रखा उसने साथ में, इसको बोलते हैं सर वर्टिकल स्लाइडर, इसको बोलते हैं सर वर्टिकल स्लाइडर। ऐसा आपको एग्जाम में फिगर में दिखेगा, ये बात ये फिगर में दिखेगा, ये कुछ ऐसा बना रखा है, ठीक है। इसको बोला जाता है वर्टिकल स्लाइडर। सर इसको निकालते क्यों हैं सर, आज तक समझ नहीं आ रहा, कैसी बात कर रहे हो। ये स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को चेक करता है, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी, इन दोनों को चेक करता है। ds का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यार, ds का इंपॉर्टेंट रोल केवल स्ट्रक्चर के लिए ही है, पूरा का पूरा हम पढ़ ही रहे हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। एक सवाल पूछा आलोक साहब ने, इसको निकालते क्यों है सर, इसका आज तक कोई समझ नहीं आया, मैं बता देता हूं आपको, घबराते क्यों। ds का एक्चुअली में 2 फॉर्मेट होती हैं, एक होता है dse और एक होता है dsi। इस पर आऊंगा मैं, घबराओ मत आप, अभी तो आपका तीसरा पार्ट है, अभी चौथे 5वें पार्ट तक आप चलने तो दो, डिटेल में चला रहा हूं कहानी को, घबराओ मत आप। dse का मतलब होता है एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी और dsi का मतलब होता है इंटरनल इंडिटरमिनेसी। तो इस ds का जब आप निकालना सीख लेते हो तो इसके बदौलत dse भी बहुत आसान होता है। dse पता कौन सा होता है, dse जब मैंने आपको सोम में आपको पढ़ा होगा, सोम में dse ये होता है, देखो जैसे एग्जांपल के लिए बीम का एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं। जैसे मैंने कहा कि एक सिंपल सपोर्ट, एक फिक्स्ड बीम है, एक फिक्स्ड बीम है, और फिक्स्ड बीम में आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितनी है सर, यहां पर 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो ये आपके पास एक्सटर्नल जो
जितनी भी एक्सटर्नल सपोर्ट की रिएक्शन होती हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट की रिएक्शन होती है, उसमें से आपको घटाना होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो 6 - 3 ये डीएसई आ जाता है यहाँ पर। तो एक्सटर्नल वाला बहुत आसान है, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा। और जब एक्सटर्नल भी आ जाता है, ये तुम्हारे पास नोन है और ये निकालना मैंने फॉर्मूले से सिखा दिया, 3c - r डैश या 6c, तो आपका लगे हाथ डीएसआई आ जाता है, ds माइनस डीएसई करके। तो यहां से हम लोग स्ट्रक्चर को दो तरीके से चेक कर पाते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर इंटरनली कितना स्टेबल है या कहीं वो अनस्टेबल है। डीएससी से हम ये चीज निकालते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नली कितना स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये चीज निकालते हैं। और यही बात तो देखो, इसको थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में मैं समझाता हूं आपको। आप लोग जब पढ़ते हैं प्लास्टिक एनालिसिस, हम लोग स्टील स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर का भी पार्ट बोल देते हैं, प्लास्टिक एनालिसिस एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं भाई। तो प्लास्टिक एनालिसिस में हम लोग एक कोलैप्स लोड देखते हैं। कोलैप्स लोड कहने का मतलब जिस लोड पर आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा, या उसमें हिंज, बहुत सारे हिंज डेवलप हो जाएंगे, तो वहां पर नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज, हम उस शब्द को कहते हैं नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड टू मेक कोलैप्स। कोलैप्स होने के लिए कितने हिंज, कितने वो रोटेशन, कितने वो कंडीशन डेवलप होती हैं, तो वहां पर हमारे पास निकालने का एक तरीका होता है ds+1। तो जब हम ds निकालते हैं पहले और उसमें प्लस एक और कर लेते हैं, तो दोस्तों वहां से ये भी पता लग जाता है कि हाँ कोलैप्स लोड होने या कोलैप्स होने के लिए, कंप्लीट कोलैप्स होने के लिए कितने जो है ना हिंज हमारे पास होने चाहिए। तो वो बताऊंगा मैं, आप घबराते क्यों हो। इसका स्ट्रक्चर से साफ साफ और सीधा सीधा रिलेशन है। स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, अगर आपसे कभी पूछे कि डीएस का क्या रोल है, तो हम बोलेंगे सर किसी भी स्ट्रक्चर की, एनी स्ट्रक्चर हो, दिस इज वेदर द बीम, वेदर द फ्रेम, वेदर द व्हाट ट्रस, कुछ भी स्ट्रक्चर हो उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए ये पढ़ाया जाता है। चलो खैर वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, घबरा मत। ये रोलर बना दिया, सॉरी स्लाइडर बना दिया, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर उसने एक जॉइंट और बना रखा है, मतलब कि एक मेंबर और जा रखा है ऐसा। ये मेंबर कुछ इस तरह से गया, वेरी गुड। यहाँ से आपके पास एक मेंबर, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको वही बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ से एक मेंबर ऐसा आ रखा है, मेरे पास क्वेश्चन है सारे के सारे इंजीनियरिंग सर्विस के, तो वही करवा रहा हूँ। देखो उसने क्या करा हुआ है सर, यहाँ पर आपके पास एक और मेंबर जोड़ रखा है यहाँ पर, वेरी गुड, एक मेंबर और जोड़ दिया, ये लो सरकार। तो अब मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हो चुका है, आपका फिगर तैयार है ना। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, इधर तो उसने फिक्स सपोर्ट बना रखा है, वेरी गुड, यहाँ फिक्स सपोर्ट है बकायदा, यहाँ पर भी फिक्स सपोर्ट है सर, बिल्कुल यहाँ पर भी क्या है, फिक्स सपोर्ट है। और ये वाला जो सपोर्ट है सर, ये उसने करा हुआ है सेम टू सेम जैसे एग्जाम में आ रखा वही बना रहा हूं। तो ये तुम्हारे पास हिंज सपोर्ट है। तो ये हो गया आपके पास कहानी, ठीक है, ये हो गया रोल स्लाइडर हो गया। यहां पर तुम्हारे पास हिंज सपोर्ट हो गया, ये फिक्स सपोर्ट हो गया। यहां पर हम बात करेंगे एक इंटरनल हिंज उसने दे रखा है। तो अब निकालना है डीएस, मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया है कि सर डीएस निकालना है 2D फ्रेम के लिए। तो बताइए अब सवाल का जवाब करो आप। देखो ट्रिक भी बताया करो। अरे पहले ये नाम क्या है XYZ, ये सवाल बार बार मत करा करो यार, ये बहुत ही बेहुदा हरकत लग रही है मुझे तुम्हारी ना। गेट का कोई ऐसा सेंटर बताओ जहां नकल, क्या मतलब है भाई, तुम क्लास क्यों कर रहे हो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये चीजें जो है ना कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब में, ठीक है ना, आप देख लो, खंगाल लो यूट्यूब में, और ये चीजें एग्जाम में आ रखी हैं। अब मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, अभी तो आप पार्ट 3 देख रहे हैं, अभी पता नहीं इसके कितने पार्ट होने वाले हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल यूट्यूब में बिल्कुल बकायदा रहेगा, जब मर्जी आपकी तब देखो आप। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत करो, मुझे जो है ना इस तरह से मजबूर मत करो। मुझे क्या पता नकल हो रही है, तो अब नकल ही के भरोसे तो तुम क्लास कर ही क्यों रहे हो फिर, बताओ यार, कैसी बात करते हो भाई पांडे जी, दिल दुखाते हो भाई सुबह सुबह। तो डीएस क्या होगा दोस्त बताइए, ट्रिकी तो बता रहा हूं, ये सब ट्रिकी हैं, बहुत सारी ट्रिकी हैं। अब जहां ट्रिक नहीं लगेगा, ये ट्रिकी है एक्चुअली में भाई, इनका जब डिटेल में जाते हो ना, इनका फ्री बॉडी डायग्राम, फिर उसमें सुपरपोजिशन, बहुत सारा डिटेल में चलता है कहानी, लेकिन मैं ट्रिकी ही बता रहा हूं, ये फॉर्मूले जो है ट्रिकी है एक तरह से। ठीक है,
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना हवा में होती है चीजें। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना आसान सब्जेक्ट है, बनाऊंगा मैं। आपको तो पता ही है हर सब्जेक्ट को मैं आसान बना देता हूं, तो आसान बना रहा हूं आपके लिए। तो तरीका क्या रहेगा, चलो बताओ तरीका क्या रहेगा, बताओ भाई। फिर से वही कहानी है, 2D है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या लगेगा, वही लगेगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये अब नया चीज आ गया कि स्लाइडर में क्या काम करें। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं 2D का, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि सर ये वाला जो फॉर्मूला, ये वाला जो हिंज है, ये वाला मैं सिखा चुका हूं, ये वाले के लिए R' में सिखा चुका हूं, ये वाले के लिए R' में सिखा चुका हूं। सर नया चीज जो है ना दोस्त, यहां पर नया चीज एक ही है, वो है स्लाइडर। ये वर्टिकल स्लाइडर है भाई साहब, तुम दिमाग लगाओ। क्या मैं पिछले क्लासों में आपको बता चुका हूं, पिछले पार्ट में आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप पार्ट 1 से मेरे लेक्चर सारे देखते रहो, आपको आसानी से आसानी तक सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा ये। लेकिन सवाल यह है कि आप पहले लेक्चर हवा में मत रहो, पहले पार्ट से देखो, पार्ट 1 से देखो क्या बताया मैंने बेसिक से, फिर धीरे 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 करके आपका स्तर बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं कि हवा से टपक जाओ तो फिर तो सारे सब्जेक्ट भाई टप हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे पहले लेक्चर से देखो, आपको स्ट्रक्चर बहुत आसान लगने लगेगा। सच सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा हूं। और यहाँ पर जितने सोम के कॉन्सेप्ट भी होंगे वो भी बताते चलूंगा, घबराते क्यों, लेकिन पहले पार्ट से देखना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो दोस्तों अगर मैं कहूंगा कि ये कौन सा स्लाइडर, तो आप कहेंगे वर्टिकल स्लाइडर। अच्छा मुझे बताओ कि वर्टिकल स्लाइडर में मैंने क्या आपको पिछले पार्ट में, पार्ट 1 में शायद बताया था कि नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी आती है। अरे R' का खेल है क्या, पहले ये तो बताओ R' है क्या चीज। तो हम बोलेंगे सर नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। मैंने क्या कहा है, नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू मेक फिक्स्ड। तो फिक्स्ड तो पता ही है आपको, 2D है खासकर, तो फिक्स के लिए तो 3 रिएक्शन आती हैं, ये बात आपको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं सर ये स्लाइडर में कितना रिएक्शन आता है, क्या आप लोगों में से सब लोग जानते हैं, मैंने आपको स्लाइडर का केस पढ़ाया था, स्लाइडर का केस पढ़ाया था, वर्टिकल स्लाइडर का केस, कि सर यहां पर नंबर ऑफ रिएक्शन देखो, एक तो हॉरिजॉन्टल वाली आती है, बताया था। लेकिन वर्टिकल रिएक्शन नहीं आएगी, क्योंकि अगर कहीं पर यहां पर एक्शन हुआ, माना कोई एक्शन हुआ, कोई लोड लगाया आपने, तो ये तो वर्टिकली मूव करेगा यार, ये तो वर्टिकली ऐसे चलेगा इसी तरह से ज्वाइंट। लेकिन दोस्त यहीं पर अगर आपका मूवमेंट का प्रतिरोध देखें तो आपके पास है, तो हम कहेंगे कि 2 रिएक्शन आती है, एक RH आता था और एक मूवमेंट की रिएक्शन आती थी। तो स्लाइडर के केस में सर 2 रिएक्शन आती थी। हम कहेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्शन, ये बता चुका हूं ना मैं, तो नंबर ऑफ रिएक्शन ऑन द स्लाइडर केस, इसको स्लाइडर कहते हैं बालक। तो नंबर ऑफ रिएक्शन इन द स्लाइडर दैट विल बी 2, that will be 2, one is horizontal and second is movement। तो 2 रिएक्शन है दोस्त, 2 रिएक्शन है, तो बस हो गया काम यहीं से दोस्तों, यहीं से काम हो गया। अगर मैं आपसे R' पूछूं तो R' क्या हो जाएगा यहां पर, तो आपके पास 1 हो जाएगा सर। हम बोलेंगे कैसे हुआ, सिंपल सा लॉजिक वही हुआ सर, कि सर फिक्स्ड बनाने के लिए एक और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सर 2 रिएक्शन होती हैं और फिक्स बनाने के लिए एक और होगी सर। समझ गए बात को, क्लियर है यहां तक। तो आप कहेंगे कि सर R' इज इक्वल टू भैया 1 हो जाएगा, R' क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सर 2 रिएक्शन होती हैं और फिक्स बनाने के लिए एक। वेरी गुड, यहां का लॉजिक मैंने समझा रखा आपको। इस हिंज के लिए क्या लॉजिक बताया था, बताइए, तुम ही बताओ। सर आपने कहा था कि m-1 कर देना, और m का मतलब होता था कि नंबर कितने मेंबर मीट कर रहा है। तो एक मेंबर ये मीट कर रहा है यहां से, एक मेंबर यहां से मीट कर रहा है, एक मेंबर यहां से मीट कर रहा है और एक मेंबर यहां से मीट कर रहा है। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ रिएक्शन, सॉरी नंबर ऑफ मेंबर मीट ऑन दिस इंटरनल हिंज दैट विल बी 4 - 1, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो एक ही आ गया। तो हम बोलेंगे सर R' एक इसकी तरफ से है और एक इसकी तरफ से है, सॉरी 3 इसकी तरफ से है। अब यहां भी तो देखना है आपको, सपोर्ट पे भी देखना है। तो R' यहां पर 0 होता है क्या, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स है। यहाँ पर R' क्या ऑलरेडी 0 है, क्योंकि फिक्स हो गया, पहले से फिक्स है। लेकिन यहाँ पर देखो हिंज है, हिंज में 2 रिएक्शन होती हैं, एक और जरूरत पड़ेगी क्या रोलर फिक्स बनाने के लिए। तो हम कहेंगे अब लिख सकता हूं मैं सर,
1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 सर, और तो 0 0 है, तो 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 हो गया सर हमारे पास R'। अब आते हैं सर नंबर ऑफ कट। नंबर ऑफ कट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही आसानी से समझना। अब देखो भाई, अब यहां पर ना जल्दीबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल तसल्ली से देखो दोस्तों। अगर मैं कट यहां पे लगाता हूं, एक पहला कट, ठीक है, दूसरा हम कहते हैं कि सर यहां पर आपके पास एक कट, ठीक है ना, एक कट यहां पे लगा दिया, वेरी गुड, एक कट यहां पे लगा दिया, तीसरा एक कट यहां पे लगा दिया, 3 कट हो गए। तो हम कहेंगे कि सर इससे क्या फायदा हुआ, तो हम कहते हैं इससे ये फायदा हुआ, इतना पार्ट आपने जो है ना इस फिक्स के साथ, इस ज्वाइंट के साथ आपने बांध दिया। लेकिन इतने से काम नहीं होगा, हमको एक और चाहिए सर। अब सुनो भाई, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कट में इधर लगाऊं स्लाइडर के या इधर लगाऊं, कहीं भी लगाओ यार, एक लगाना पड़ेगा। लेकिन आप इसको क्या मानोगे, अभी एक मेंबर मानोगे, तो आप कहीं पर भी एक कट लगा दो। मान लेते हैं यहां पर कट लगा दिया, तो फिर आपको यहां पर भी लगाना पड़ेगा, फिर यहां पर भी लगाना। इससे हुआ क्या सर, इतना पोर्शन को देखो, इतना पोर्शन आपने हवा में ले लिया, मतलब कि ज्वाइंट के साथ ले लिया। आपको दिख रहा होगा बहुत बकायदा, बहुत अच्छे से, ऐसा और फिर ऐसा, और फिर आपके पास यहां पर फिक्स हो रखा, दिख रहा है आपको ऐसा, वेरी गुड। ये भी बहुत अच्छे से आपने समझ लिया। दूसरा एक और बात, सर यहां पर अब आपको जरूरत है क्या, अब बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहां पर भी कट लगाते हैं तो आप भले मजे मजे में आप क्या कर रहे हो, इतना पोर्शन हवा में भगा दे रहे हो फिर। इसलिए कट एक ही लगाना है हर एक मेंबर में। जैसे मैंने यहां पर एक कट लगाया, तो आप अगर यहां पर कट लगाने की गुस्ताखी करते भी हो, इससे समझ आना कि ये वाला पोर्शन तुमने हवा में दे दिया है, तो हवा में नहीं देना है। तो मैंने कहा कि सर आप इतने पोर्शन को अब क्या कर रहे हो, इस ज्वाइंट के साथ जो है बांध दे रहे हो। कुल मिला के अब मैंने बेस्ट तरीका बता दिया आपको, सबसे बेस्ट तरीका हो गया ये। तो आप बोलेंगे सर कितने हो गए सर, इतना पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन इसके साथ आ गया आपके पास, ऊपर तुम्हारा स्लाइडर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं हमें स्लाइडर से, स्लाइडर हवा में थोड़ी डालना है। तो ये है सर कट लगाने का तरीका इस तरह के क्वेश्चनों में। तो कट कितना हो गया, आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ कट ऑन दिस सेक्शन, तो हमारे पास कट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे कट हो जाएंगे सरकार। क्या हो जाएंगे, 6 कट हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर ds इज इक्वल टू 3c माइनस r', क्योंकि आपके पास ये क्या है 2d बोला गया है, तो हमारे पास ds का फॉर्मूला हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कट 6 हो गए, माइनस का r' हो गए 5, तो 6 तियां 18 में से 5 गया, तो हम बोलेंगे सर 13 हो जाएगा आंसर। ये है सरकार, ये करना है 13, इस तरह से आएगा कहानी। समझ रहे बात को, ये है तरीका, ये है तरीका आपके पास 13 ds निकालने का। ये हो गया तरीका आपके पास, बेस्ट तरीका। अब आते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम लोग 3D के बाद। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक केस आता है एक्सियल रिलीज वाला, एक्सियल फोर्स रिलीज वाला। क्या होता है मैं बता दे रहा हूं, उसमें हमको रिस्टेंट कितना लेना, वो एडिशनल केस है। यहां तक समझ गए कि स्लाइडर में कितना लेना है रिस्टेंट, वेरी गुड। एक केस आता है दोस्तों यहां पर एक्सियल रिलीज वाला केस, मैं बता देता हूं एक्सियल रिलीज केस क्या होता है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, घबराएंगे नहीं। एक्सियल रिलीज वाला केस है, समझो पहले फिगर को देखो। ये कुछ ऐसा फिगर बनाएगा आपके पास, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर हो सकता है कुछ ज्वाइंट बना दे, वो फिक्स बनाए कुछ भी बनाए, ज्वाइंट से मुझे मतलब नहीं, अभी मेरा कुछ और मतलब है यहाँ पर आपको समझाने का। यहाँ पर मान लेते हैं फिक्स हो गया, वेरी गुड। लेकिन एक्सियल रिलीज केस कैसा दिखेगा आपको, 2 केस आते हैं इसमें, देखो ना। एक ये वाला आता है दोस्त, देखते रहिए, घबराएंगे नहीं, ऐसा और ऐसा, ठीक। अब समझो यहां से कैसे देगा वो। यहां पर क्या करता है दोस्तों कि कुछ ऐसा, ये अलग ही सेटअप है, देखते रहिए बस तुम लोग। दिख रहा है कुछ आपको, कुछ फील हो रहा है चीजों का बारे में। ये तुम्हारे पास ऐसा और ऐसा, फिर इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से देगा भाई। इसको बोलते हैं एक्सियल रिलीज केस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल फोर्स रिलीज। ये कौन सा केस है सर, एक्सियल फोर्स रिलीज। इसमें केस एक ये वाला है, और एक तरह से आपको दिख रहा है कोई स्लाइडर का ही भाई लग रहा है, आपको दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन है नहीं, ये स्लाइडर का भाई है स्लाइडर ही की तरह। और ट्रीट भी कर सकते हैं इसको, घबराने की जरूरत नहीं, इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। फिलहाल आप जवाब करो इसमें क्या होगा, स्लाइडर का ही भाई है ऐसा,
जो आप देख पा रहे होंगे, ऐसा दिख रहा है। और हॉरिजॉन्टल स्लाइडर है, अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्लाइडर है। देखो और कहानी तो सेम टू सेम है भाई। यहाँ पर आर डैश कितना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए मैं सिखा भी रहा हूं। अगर आपसे आर डैश आ जाए ना तो डीएस तो आपका सेकंड में आ जाएगा। आर डैश की है कहानी, बताओ जरा क्या होगा आर डैश। आर डैश क्या होगा, एक केस तो ये है आर डैश का, दूसरा केस और आ जाता है दोस्त कभी कभार, देखते रहिएगा। यहां तो चलो फिक्स कर दिया, मैं डीएस नहीं निकालना सिखा रहा, यहां पर तुमको पता ही है डीएस कैसे आएगा, लेकिन आर डैश आ गया तो डीएस तो अपने आप ही आ जाएगा। आर डैश आ गया तो डीएस तो अपने आप ही आ जाएगा। देखो कैसे बना रखा है, देखो ध्यान से, यहां पर एक गोला लगा रखा है इन्होंने, गोला और ऐसा, और फिर कुछ ऐसा किया हुआ है दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, और बहुत लोग इसको छोड़ के आते होंगे एग्जाम में। तो ये कुछ ऐसा किया है, एक छोटा सा गोला है गरारी टाइप का स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर में जो गरारी है वो कुछ इस तरह से, एक गोला है सिंगल सा गोला, बल्कि थोड़ा सा और बना के दिखा देता हूं मैं, ऐसा ये कुछ इस तरह से। तो भैया इसमें करेंगे कैसे काम, देखो सवाल तो डीएस तो आप सेकंडों में निकाल देखो, क्योंकि कट तो आपको एक ही बनाना है, यहाँ पर भी कट एक ही लगाना है, तो इसके साथ ही आ जाएगा पोर्शन, इसके साथ ही आ जाएगा पोर्शन, तो कट तो एक ही लगाना है, किसी भी फिगर में हो कट तो एक ही लगाना है। यहाँ पर भी आप कहीं पर भी लगाओ कट, इधर की साइड लगाओ या इधर की साइड लगाओ, ऐसे नहीं कि दो कट लगाओ, ऐसे पाप मत कर देना, दो नहीं लगेंगे कट। अगर आप दो लगाओगे तो इतना तो फिर हवा में हो जाएगा, तो इसलिए कट एक ही लगाएगा, आप या तो इस साइड लगाओ या इधर की साइड। इससे क्या होगा, इतना पोर्शन इस ज्वाइंट के साथ आ जाएगा और इतना पोर्शन इस ज्वाइंट के साथ आ जाएगा। लेकिन मेरा मुद्दा कट लगाने का नहीं था, मेरा मुद्दा है आर डैश क्या होगा इन केसेस में। कट तो मैंने पहले भी समझा दिया था आपको, और जब कट आ जाता है, नंबर ऑफ कट आ जाता है और नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट आर डैश आ जाएगा आपको निकालना। तो भाई डीएस में क्या रखा है 3c माइनस आर डैश, लेकिन सवाल यहाँ पर आर डैश का बड़ा रोल है। तो दोस्तों आर डैश जो है ना, एज अ स्लाइडर इसको ट्रीट किया करो। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एज अ स्लाइडर, इट इज ट्रीटेड एज अ स्लाइडर। और आप देख भी रहोगे स्लाइडर ही तो है ये, आप देख रहे होंगे स्लाइडर ही तो है। और जब ये स्लाइडर है तो यहां पर आपके सपोर्ट रिएक्शन कितनी आ रही है, क्या हो गया ये, चलो बोला फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, कोई नहीं बना लेते हैं, तुम भी क्या याद करोगे। लो ये लो बना लिया मैंने फिगर, ठीक है। चलो दोस्तों इधर देखो, इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ स्लाइडर, और स्लाइडर की तरह ट्रीट करेंगे, और हॉरिजॉन्टल है तो भैया हॉरिजॉन्टल तो रिएक्शन इसमें आएगी नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि सर यहां पर कितना आएगा, फिर एक वर्टिकली प्रतिरोध आएगा होगा, प्रतिरोध की बात कर रहा हूं रिएक्शन की, आर डैश की बात नहीं कर रहा अभी। और एक मूवमेंट की रिएक्शन भी आती है सर, आप जानते हैं स्लाइडर में दो रिएक्शन तो आती है। अरे पीछे मैं इतना चिल्ला रहा था तो ये क्या चिल्ला रहा था आपको, पीछे जो मैं चिल्ला रहा था यहाँ पर, तो यही तो चिल्ला रहा था कि स्लाइडर में दो रिएक्शन आती है, हॉरिजॉन्टल वाली एक मूवमेंट वाली। लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल तब कह रहा था क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में था। अगर यहां पर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल वाला थोड़ी आएगा, यहां पर आपके पास वर्टिकल रिएक्शन आएगी बस, लेकिन मूवमेंट की तो आनी आनी है। तो सर अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन आर इज इक्वल टू, तो दो हो जाएंगी, स्लाइडर में वैसे भी दो आती हैं, तो आप बोलेंगे सर आर डैश कितना होगा, फिक्स बनाने के लिए आर डैश कितना होगा। तो आप सेकंडों में आप जवाब कर सकते हैं कि सर यहां पर ना आर डैश जो है इस केस में 1 होता है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम बोलेंगे सर आर डैश ऑन दिस केस दिस इज इक्वल टू 1, ओके। आर डैश ऑन दिस केस रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1, क्या बोलोगे, रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1। इस केस में देखो सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी देखो सबसे पहले तो इसकी टेंडेंसी कि यहां पर रिस्ट्रेंट कितने होंगे, इसको रोलर की तरह ट्रीट किया करो, ये रोलर ही समझ, इसको घबराना मत। कभी सपोर्ट में किसी मतलब कि एक मेंबर के ऊपर दूसरा मेंबर और बीच में गरारी है, रोलर है, मतलब गरारी एक तरह से, तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर ना इसकी टेंडेंसी इधर जाने की भी हो सकती है और इधर जाने की भी हो सकती है, तो दो जगह से ये मूवमेंट कर सकता है, लेकिन वर्टिकली आज भी नहीं करेगा ये, मतलब कि वर्टिकली डायरेक्शन में आज भी नहीं करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सर ये इधर भी जा सकता है किसी एंगल θ1 से, और ये अगर आपके पास ऐसा आया तो इधर भी जा सकता है θ2 एंगल से, लेकिन सर आज भी आपके पास यहां पर जो सिचुएशन है कभी भी वर्टिकली नहीं बनेगी। वर्टिकली मतलब ऐसे नहीं उठ के आएगा ये, सर ऐसा नहीं उठ के आएगा ये,
तो जब ऐसा नहीं उठ के आएगा तो यहां पर सपोर्ट रिएक्शन आपके पास क्या होंगी, केवल एक की आ रही है, और वो कौन सी आ रही, वर्टिकल वाली आ रही है। और वैसे भी आप इसको अगर रोलर की तरह भी ट्रीट करें तो चल जाएगा। अगर आपको याद नहीं रहता कि गुरुजी ने क्या कॉन्सेप्ट बताया, तो आप रोलर की तरह इसको ट्रीट करो। रोलर में कितनी रिएक्शन आती है सर, एक रिएक्शन। कौन सी वाली, वर्टिकल वाली। तो फिक्स बनाने के लिए कितनी रिएक्शन सर, दो रिएक्शन। तो हम बोलेंगे सर रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड ऑन दिस केस, दैट विल बी 2। रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड ऑन दिस केस, तो हम बोलेंगे सर कितने केस हो गए सर, हैं। तो रिस्ट्रेंट, इनको शियर रिलीज केस बोला, ये जितने भी केस हैं शियर रिलीज के केस होते हैं। खैर आप समझ गए होंगे आप बात को। तो सरकार यहां पर समझ पाए आप कैसे करना है, क्लियर है यहां तक, कोई समस्या सर, बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, स्लाइडिंग पे रिस्ट्रेंट ऑलवेज 1 होगा सर, हाँ ये भी बोल सकते हैं, स्लाइडर पे रिस्ट्रेंट आपका 1 होगा। तो डीएस निकालने में क्या दिक्कत है, इनमें आराम से निकाल सकते हो डीएस, है ना। चलो जी एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है, बस देखते रहिए, घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन का सवाल का जवाब करेंगे बस तुम लोग। कैसे दे रखा है देखो, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होने चाहिए आपके पास, तरीके याद होने चाहिए। देखो यार थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब आप बोलोगे सर हम फॉर्मूले भी याद नहीं करते, हम कॉन्सेप्ट भी याद नहीं करते, हम पढ़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे, केवल नकल के भरोसे जाएंगे, तो फिर तुम पढ़ ही क्यों रहे हो। तुम भरोसे रहो किसी ना किसी के। थोड़ा बहुत तो हमको ट्रिक के भरोसे सब कुछ नहीं हो सकता ना। जहां पर ट्रिक के भरोसे होता है तो मैं हमेशा देता हूं, मैं बताता हूं कि यार कितना जो याद रखोगे, जब ट्रिक से काम हो जा रहा है। और बहुत सारी ट्रिक अगर जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं या जो पेड क्लास के बच्चे हैं जानते भी हैं, मैं देता भी हूँ जहां पर जरूरत पड़ती है। लेकिन यार बहुत सभी चीजें थोड़ी होती हैं ट्रिक से यार, सब चीज ट्रिकी से होती है। तो भाई इतना बड़ा सिविल इंजीनियरिंग 4 साल का होता है क्यों बीटेक, ये डिप्लोमा 3 साल का होता है क्यों, 6-6 7-7 महीने क्यों लगाते हैं कोचिंग में लोग। मैं हमेशा कहता हूँ ऑफलाइन वालों को भी ऑनलाइन वालों को, भैया अगर आप तरीके से पढ़ रहे हैं ना सिविल इंजीनियरिंग को, कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो 6 महीने तो कम से कम लगते हैं। क्यों कहता है सर, मैं भी ट्रिक 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 खेल के कर देता है 15 दिन में 20 दिन में खत्म, टाटा बाय बाय है। ऐसा नहीं होता ना, सब ट्रिक पे नहीं चलता, उनको पढ़ना भी पड़ता है। चलो खैर दोस्तों, यहाँ पर एक रोलर इधर देख रखा है इसने, और इधर ये रोलर दे रखा है। एग्जाम का क्वेश्चन है, ईएससी का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो जवाब करो सर। बगल में 2 कैसे लिखे हैं सर, कहाँ बगल में, अरे कैसे बात करते हो पांडे जी, इसकी बात कर रहे हो। इसको रोलर ट्रीट करो ना, ये रोलर की ट्रीट करो। तो रोलर में रिएक्शन कितना, रोलर सपोर्ट में रिएक्शन कितना, 1, रिस्ट्रेंट कितना, 2, तो वही है। और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, अगर आप रोलर की तरह नहीं ट्रीट, वैसे तो रोलर की तरह ट्रीट तो होता ही है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है कि सर ये सपोर्ट जो है ना, इसमें जब कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आता है तो ये ऐसा जाता है, तो एक θ1 ये जाएगा, ये यहां प्रतिरोध कुछ नहीं मिला इसको, ये वाला सपोर्ट कुछ ऐसा जाएगा, तो यहां भी प्रतिरोध कुछ नहीं मिला इसको, केवल प्रतिरोध मिलता है तो वर्टिकली मिलता है। तो मतलब इसमें केवल रिएक्शन एक होती है, और वो कौन सी वाली, वर्टिकल वाली, वर्टिकल वाली। और जब रिएक्शन एक है तो रिस्ट्रेंट कितने होंगे, R डैश कितने होंगे, फिक्स बनाने के लिए 2 होंगे। अब सही है, क्लियर है सर, अब तो कोई डाउट नहीं है। इस वाले को देखो, अब इसका सवाल जवाब करो। इसमें डीएस निकालना है, फिर से प्लेन की तरह इसको बोलना है, और प्लेन फ्रेम ही समझ लो इसको, ds will be on this case। तो पहले आप कोशिश करो थोड़ा सा, चलो जी जल्दी से बताओ, आगे बढ़ते हैं।
लॉजिक वही है, ट्रिक वही है सर। करना क्या है, ट्रिक वही है जो मैंने आपको सिखाया, तरीका वही है जी, तरीका वही है। ds इज इक्वल टू 3c माइनस r डैश, कितना आएगा इसमें ds का वैल्यू, ds इज इक्वल टू ds 2 होगा, बिल्कुल ds इसका 2 होगा। चलिए सबसे पहले तो फॉर्मूला है सर ds इज इक्वल टू 3c माइनस r डैश। जो कॉन्सेप्ट जैसे मैंने सिखाए सेम टू सेम वही लगाने हैं, कोई भी गलत नहीं आएगा आपका आंसर, क्वेश्चन गलत आने के चांसेस ही नहीं है। क्या समझा है सर, पहले तो आप कट लगाने की कोशिश करो, तो कट तो लगाए दो, तो आप जैसे यहाँ पर एक कट लगाए, इससे फायदा क्या सर और क्या नुकसान सर, अरे बताओ ना, खुद बताओ, मैं बता देता हूँ। इससे हुआ क्या सर कि इतना पोर्शन इसके साथ आ गया, तो लूप भी नहीं हुआ। ठीक है सर, एक कट और लगाने की जरूरत है, आप यहाँ पे लगा दो एक कट, चाहे तो एक कट यहाँ पे लगा दो, एक कट यहाँ पे लगा दो। सर हम कहेंगे कि इससे क्या हुआ, इतना पोर्शन इसके साथ हो गया। अब बोलोगे सर एक कट और लगा दो मजे मजे में, तो आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि सर एक कट और लगा दो मजे मजे में, सर कौन सा वाला, कौन सा वाला कट, बोलो जल्दी से कौन सा वाला कट। मैं बता देता हूं, आपके दिमाग में आ रहा होगी ये जरूर बात कि सर अगर आता है, शुरू शुरू में आता है कि सर एक कट और लगा दो, मैं कौन सा वाला, सर ऐसे में मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा मजा ऐसा आएगा, ये वाला पोर्शन फिर हवा में हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हवा में आ जाएगा। तो भाई साहब ऐसे पाप नहीं करना है। हुआ है क्या सर, अब ये मैं 2 कट केवल लगाता हूं तो ये बेहतरीन हो गया सर, इतना पोर्शन इसके साथ, इतना पोर्शन इसके साथ, और बचा हुआ जो पोर्शन अगर आप ध्यान से देखें तो बचा हुआ पोर्शन कुछ ऐसा है, अगर आप ध्यान से देखें तो बचा हुआ पोर्शन ये वाला पोर्शन ये कुछ ऐसा है, तो ये हवा में है क्या, ये हवा में थोड़ी है, ये भी तो किसी फिक्स सपोर्ट के साथ है। तो भाई साहब जो मैंने कट लगाए है ना, बहुत ही सोच समझ के लगाए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाए, तो कट आपके यहां पर हो जाते हैं कितने सर, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ कट ऑन दिस केस 2, ओनली ऑन 2 कट, 2 ही कट लगाएंगे। आप बोलोगे सब आर डैश बताओ, सर यहाँ पर आर डैश फिक्स है ऑलरेडी 0, इस सपोर्ट में बताओ सर आर डैश, अब तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, रोलर के लिए आपके पास 2 चाहिए होते हैं और फिक्स बनाने के लिए क्योंकि एक ही रिएक्शन आती है, यहाँ पर भी सर 2, तो हम बोलेंगे सर आर डैश तो 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, मानते कि नहीं मानते हो। तो ds इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कट माइनस का आर डैश, तो 6 में से 4 गया था तो 2 ही होता है, तो ये है सरकार। तो तरीके पता होना चाहिए, आप सेकंडों में देखो स्ट्रक्चर, मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार, तुमको यकीन नहीं हो रही होगी बार, स्ट्रक्चर सच में बहुत आसान होता है सब्जेक्ट, बस सवाल ये है कि हमने पढ़ा नहीं होता है। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे 3c माइनस आर है 6c माइनस, ये याद ही हो जाएंगे, तरीके याद हो जाएंगे, हाँ याद तो करने पड़ेंगे यार, मैंने याद करे कुछ नहीं होगी, लेकिन श्योरिटी हो जाती है, क्वेश्चनों की श्योरिटी हो जाती है कि आपका आंसर सही है और आपके आंसर सही होंगे। अक्सर देखो ना एग्जामों में क्वेश्चन आ रहे हैं मैच द फॉलोइंग वाले, अंदर अंदर घुस घुस करके थ्योरी बना के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनमें जो है ना गलती होने के चांसेस, गजेटेड गेस भी लगाओ तब भी गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर में तो अगर आपको पता है, ट्रिक पता है, कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूले पता है, भाई साहब जितने बाई नंबर होगा, जितने बटे नंबर, जितने नंबर होंगे उतना ही मिलेगा परफेक्टली। तो ये बात आप समझ गए होंगे दोस्त। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, उससे पहले मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो क्या है सुनो जरा ध्यान से। वो क्या है सर, नेक्स्ट लिखते हैं, हम बता देते हैं आपको क्या है वो कॉन्सेप्ट। देखो दोस्त, नोट की बात होगी अब, नोट की बात होगी अब, NOTE नोट। क्या है सर बात नोट की, मैं बता देता हूं। नंबर ऑफ restrained R dash for each internal hinge, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं, इंटरनल हिंज इन केस ऑफ 3D, और ध्यान रखिएगा 3D, और इसी को क्या बोला जाता है, स्पेस फ्रेम फॉर डिटरमाइनिंग DS। कहने का मतलब है जब आप DS डिटरमाइन कर रहे होंगे
डिग्री ऑफ स्टैटिक, क्योंकि दोस्तों ये डीएस मैंने इसलिए लिखा है, व्हेन डिटरमाइनिंग द डीएस इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों जब हम डीके करते हैं, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको थोड़ा देर में डीके या कुछ अलग पार्ट में जो आपका चौथा पांचवा पार्ट होगा उसमें डीके पर भी जाएंगे। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिपेंडेंस दोनों से सवाल आता है, बहुत आसान है वो भी। तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं हमारे फॉर्मूले किसके, एक तो डीके निकालने का फॉर्मूला तो चेंज होगा, साथ में जो वो एम डैश वो जो आर डैश होगा अगर जरूरत पड़ती तो वो भी चेंज हो जाएंगे। तो फिलहाल यहां पर हम बात करते हैं सर डीएस को निकालते, क्योंकि पढ़ी मैं डीएस रहा हूं और मैं फ्रेम पढ़ रहा हूं, और फ्रेम में मैंने स्पेशली लिख दिया है कि सर फ्रेम में वो 2D फ्रेम ना होगा, यहां पर मैंने बात लिखी है 3D फ्रेम, और 3D फ्रेम में भी सर यहां पर कोई इंटरनल हिंज होगा। तो मुझे लगता है सारी बात आप समझ चुके हो, फॉर्मूला सबको पता है, ds इज इक्वल टू 3c माइनस आर डैश। तो वो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड कैसे निकालना है ये सवाल है, चलो देखते हैं। मैं यहां पर अगर बैकग्राउंड में लिखूं सर एक बेहतरीन बात, यहां पर मैं बैकग्राउंड में लिखूं सर, इधर लिख देता हूं, ये आपने करा हुआ है कि सर 2D केस में जो आर डैश आता था इंटरनल हिंज के लिए, और 2D केस जो इंटरनल हिंज था, इंटरनल हिंज में क्या कर रहे थे सर आर डैश निकालने के लिए, हर एक इंटरनल हिंज के लिए फॉर द ईच इंटरनल हिंज इन केस ऑफ द 2D और प्लेन स्ट्रक्चर और प्लेन फ्रेम द आर डैश विल इक्वल टू m माइनस वन, क्या m माइनस वन क्या। लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं 3D तो 3D के केस में सर क्या होगा, बात को करता हूं, तो 3D के केस में इसको नोट में लिखना पड़ेगा सर, इसके लिए जो आर डैश हो जाएगा, बेहतरीन फॉर्मूला है सर, क्योंकि सर 3D है, जैसे आपने एक डायरेक्शन के लिए लिखा था m माइनस वन, ऐसे ही 3 डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3m माइनस वन। कोई बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, बस 3 का मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 3 डायरेक्शन में बात होती है 3D में। एक डायरेक्शन में जब आप m माइनस वन कह रहे थे 2D में, तो 3D में 3m माइनस वन हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, कोई दोहराई नहीं है, सिंपल लॉजिक बता दिया आपको। तो 3m माइनस वन, बोलो सवाल का जवाब पता लगा है नहीं लगा है, क्लियर है यहां तक, कोई समस्या किसी को नहीं है सर, कर सकते हो यहां तक, बताइए बोलो जी, कर सकते हो ना। वेरी गुड। अब सवाल ये है सर कि एक्चुअली में इसमें सवाल कैसे आते हैं, सवाल कैसे आते हैं, ds इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला होता है सर इसमें, ds क्या लिख रहे हैं, ds इज इक्वल टू 2 और 3 फॉर्मूले होते हैं, 2-3 फॉर्मूले होते हैं इसमें, कंफ्यूज 2-3 फॉर्मूले कहाँ होते हैं, 2 ही तो फॉर्मूले बताए, एक आपका 3D का, एक 2D का। जो मैं बता रहा हूं आज तक आपने जो किया वो किया, छोड़ो, जो अब चल रहा है ये सर्वश्रेष्ठ है और इसी के अनुसार काम करना है, अब इनको भूलना नहीं है, ठीक है ना, इन्हीं के अनुसार काम करना है, बस खत्म करो बात को, आगे बढ़ते हैं सर। ये हो गया सरकार, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा देर नहीं करते, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या करना है, एक न्यूमेरिकल कराता हूं मैं आपको, क्वेश्चन है, स्पेस फ्रेम है, 3D फ्रेम है, मतलब स्पेस फ्रेम है, और यहां पर ds आपको निकालना रहेगा। तो मैं बना रहा हूं पहले फिगर, फिर आप देखेंगे जवाब करेंगे आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल। फिर सब पहले सवाल को देखते रहो, मेरे साथ बनाते चलो आप, ऐसा 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 फिर ऐसा, है ना, सबसे बड़ा ऐसा, ये हो गया सर। ओके, यहां पर आपका एक सपोर्ट यहां बनेगा, एक सपोर्ट यहां बनेगा, और ये वाला सपोर्ट तो आपको दिखेगा भी नहीं, पीछे रहेगा ही कहीं। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको यहां पर कर देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूं इसको ना, जिससे कि आपको सपोर्ट को बता सकूं। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है गुरु, ऐसा, ओके साहब, फिर ऐसे कर दिया मैंने, अब सही रहेगा, ओके, अब बढ़िया रहेगा। अब देखो यार, ये वाला जो सपोर्ट है आपके पास, ऐसे बना देता हूं, ओके सर। यहां पर सरकार मैंने कर दिया इसको फिक्स्ड, इसको भी कर दिया मैंने यहां पर भी फिक्स्ड, मेरी मर्जी है भाई, एग्जाम में भी यही आ रखा है, जैसे आ रखा है वैसे बना रहा हूं, घबरा मत। यहां पर भी मैंने कर दिया इसको फिक्स्ड, सॉरी हिंज, दिस द हिंज सपोर्ट एक्चुअली,
दिख भी रहा होगा आपको। और यहाँ वाला जो है सर ये हिंज है। अब बना दिया मैंने फिगर, परफेक्टली बन चुका है 2D 3D स्ट्रक्चर। सवाल ये है सरकार, यहाँ पर अच्छे से बना लेना फिगर, तुमको लग रहा होगा ये वाली डिस्टेंस कम है, ये तुम ढंग से बना लेना, ठीक है, समझ गए तुम। मेरा सवाल यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर क्या कर रखा उसने, एक यहाँ पर हिंज दे रखा उसने बड़ा सा, यहाँ पर दे रखा एक हिंज। तो बस क्वेश्चन आपका ओवर हो चुका है, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूरा का पूरा इस तरह दे रखा था, और कुछ नहीं दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है। इतने से पहले काम करो, डीएस क्या होगा इस केस में, डीएस क्या होगा, ये हो सकता है यहां पर भी हो सकता है भाई, तरीका सेम रहता है डीएस निकालते हुए, कोई दिक्कत नहीं होती है, तरीका सेम रहता है, मैं बता दूं आपको पहले ही, ठीक है ना, बताऊंगा पहले, आप सिंपल वाला तो समझो, एक को तो समझो पहले, बताइए कैसे करें। देखो डिफिकल्टी कुछ नहीं होती है, आपके पास कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ा देता है, कॉन्सेप्ट सेम है। अब देखो एग्जाम में सपोज दैट यहां कर दिया उसने, एक इंच यहां लगा दिया, एक इंच यहां भी लगा दिया, तो भाई तुम कर नहीं पाओगे क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। एक इंच सपोज दैट यहां लगा दिया, सपोज दैट कहीं लगा दिया, तो कहने का मतलब है कैलकुलेशन बढ़ा देगा, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। चलो जी करो, इसमें डीएस निकालो। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है दोस्तों कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो आपको पता है, दिख भी रहा है और लिखा भी है ऊपर। तो हम बोलेंगे सर हमारे पास 3D है ये, और 3D में तो आप सभी लोग जानते हैं सर, आप बहुत माहिर हैं 3D के केस में, आपको पता ही है कि ds इज इक्वल टू जो आता है 6c माइनस r डैश से आता है। तो ये फॉर्मूला तो पहले आपके पास बिल्कुल ऑन द टिप्स हो जाना चाहिए, है ना, ऑन द टिप्स हो जाना चाहिए। ds इज इक्वल टू 6c माइनस r डैश, 6c माइनस r डैश, ये हो गया आपके पास ds का फॉर्मूला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद बताओ जी, देखो दी, सबसे पहले तो हमारे पास सी हो जाएगा, कट कितना रखना है को। कट के लिए आपको भाई जब कट लेते हैं ना आप लोग, तो ये दिमाग में मत रखा करो यहाँ पर हिंज हुंज कुछ है, हिंज को दिमाग में मत रखो, ये समझो कि यहाँ पर सीधे सीधे एक लाइन है ऐसा, बस खत्म, ये है बस, और कुछ नहीं है। तब जब ये कहोगे कि तो दोस्त हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी एक कट लगाना पड़ेगा, ये तो बात समझदारी की है। फिर यहाँ पर भी सर एक कट लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी एक कट लगाना पड़ेगा। तो आपने इतनी बेस्ट तरीके से कट लगा दिया ना, भी देखो क्या हुआ, इतने से इतना पोर्शन सर, इतना पोर्शन आ गया इस ज्वाइंट के साथ। पिछला पोर्शन देखो आप, पिछला पोर्शन ये वाला पोर्शन इतना ऐसा घुमा करके आ जाओगे आप, इसके साथ आ जाएगा इतना पोर्शन ना, इतना इसके साथ आ जाएगा ना, आप समझदार हो अब। अच्छा ये वाला पोर्शन इसके साथ आ गया, ये वाला पोर्शन सर, इतना पोर्शन सब किसके साथ आ गया। तो मुझे लगता है मैंने सबसे बेस्ट तरीके से कट लगा दिया, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, यह ऐसा ही करना भी है। तो हम बोलेंगे सर कट तो 4 ही लग रहे हैं इसमें, तो 1 2 3 4 कट हो गए 4। अब आते हैं आर डैश, तो आर डैश पहले सिंपल वाले से आ जाओ सर। यहाँ पर आर डैश क्या है सर, 0 ऑलरेडी फिक्स है। आर डैश क्या है सर, ऑलरेडी फिक्स्ड है। आर डैश क्या है सर, ऑलरेडी फिक्स्ड है, हमको सब पता है। लेकिन सर यहाँ पर बताओ, ये पिछले क्वेश्चन में नहीं किया, तो यहाँ पर आर डैश लगेंगे सर 3। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि सर फिक्स सपोर्ट के लिए 6 रिएक्शन चाहिए होती है 3D में, और ये हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शन लगती है कितनी सर, नंबर ऑफ रिएक्शन लगती है 3। तो नंबर ऑफ रिएक्शन 3 लगती है, और 3 और चाहिए फिक्स बनाने के, तो 6 माइनस 3 3। तो हम बोलेंगे सर ये हो गया 3। लेकिन अब इसकी कहानी तो बताओ दोस्त। अरे सर नंबर ऑफ मीटिंग, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर मेंबर, एम का मतलब क्या था, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो एम का मतलब वही था भाई, नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग, मीटिंग किस पे, एट इंटरनल हिंज। वो जो इंटरनल हिंज पे इस पे कितना मेंबर मीटिंग कर रहा है, वही तो होता है। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मेंबर कितना मिल रहा है सर, हम कहेंगे कि सर 2 ही तो मेंबर मिल रहा है। सर कैसी बात कर रहे हो सर, ये देखो
एक मेंबर इधर से मिल रहा है, एक मेंबर यहां से मिल रहा है, तो बहुत ही आसान हो गया सरकार यहाँ पर, बहुत आसान हो गया। बताइए जरा, अब तो बहुत आसान हो जाएगा। हम बोलेंगे सर m-1 और बाहर से मल्टीप्लाई होता था 3 का, यही तो लगता था 3D के केस में, 3m-1 यही होता था। तो हम बोलेंगे सर 3m का मतलब है 2 और -1, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 3 लग गए, तो बोलेंगे सर 3 हो गया यहाँ पर r डैश, इसकी केस की बात कर रहा हूं मैं। ओ यहाँ पर 0 कैसे किया आपने, 0 थोड़ी होगा, ये तो तुम्हारे पास 3 होगा ना, क्योंकि क्या है यहाँ पर भी हिंज सपोर्ट है। तो अब गिन लेते हैं r डैश। सर शुरू में 0 0 आए फिक्स वाले में, सर एक तुम्हारा हिंज सपोर्ट था 3 आया, एक दूसरा हिंज सपोर्ट था सर 3 आया, सर एक तुम्हारा इंटरनल हिंज है, वहां पर भी कैलकुलेशन करी तो आपने पाया 3, तो हम बोलेंगे सर टोटली r डैश कितना हो गया, 3 3 6 3 9, r डैश हो गया 9। अब ds इज इक्वल टू बोलोगे तो 6 गुणा गए 4, क्योंकि कट 4 है, माइनस के 8, तो 24 माइनस 9। बताइए सवाल कोई डिफिकल्ट नहीं होते, ट्रिक पता होने चाहिए यार, ट्रिक पता होना चाहिए और तो सब आसान हो जाता है, बस ट्रिक पता होनी चाहिए कि गुरुजी ने क्या बताया था। क्या बोल रहे हैं, दोनों हिंज सपोर्ट पर डिस्टेंट 1 होगा ना सर, हाँ ठीक है, गलती कर दी थी मैंने, अब सही हो गया। ये है सरकार, तो ds इज इक्वल टू आपके पास 24 माइनस 9, ठीक है, कितना आ गया ds, किसी का भी आंसर सही नहीं आया था यार, तो ds इज इक्वल टू दोस्त 15 आ जाएगा यहाँ पर, तो ऐसा करना होता है दोस्त, ये ds हो गया, ओके। तो ds इज इक्वल टू ऐसे करना है इन तरह के क्वेश्चनों में। क्लियर है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन, दोनों हिंज पर रिस्टेंट क्या लिख रहे हैं, एक होगा ना सर, दोनों हिंज पर क्यों होगा, पागल हो गया, क्यों होगा, ये 3D है, लिखा है पढ़ा है जाट 16 दूने 8, 3 3 नहीं होगा क्योंकि 6 रिएक्शन आती हैं, ठीक है। अब क्लियर हुआ, चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को और प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूं, आप घबराएंगे नहीं, कुछ क्वेश्चनों को और दे रहा हूं मैं प्रैक्टिस के लिए, चलेगा। देखो दोस्तों, जब मैं डीके लिखता हूँ ना, घबराए मत करो, जब मैं डीके पढ़ाऊंगा आपको आगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज होती है चीजें, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डीके के केस में ज्वाइंट हिंज, सॉरी डीके केस में ज्वाइंट हिंज और इंटरनल हिंज के केस में जो रिस्टेंट, वहां पर भी रिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर अलग होती है कहानी, वहां पर रिस्टेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एडिशनल रिएक्शन बोलते हैं। तो वो अभी घुमा फिरा कर मेरा कहने का मतलब ये है, अभी थोड़ा देर के लिए जब तक मैं डीके पर नहीं आता, भूल जाओ आप सब कुछ, डीके की बातें कुछ है ही नहीं, इस दिमाग में लगाओ, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा आगे के लिए। अब ये समझो कि गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं सबसे बेस्ट है, और बेस्ट क्या है सर, देखो इधर बेस्ट क्या है, क्या पढ़ा है मैंने कि 2D के केस में कुछ भी हो वो इंटरनल, देखो इंटरनल मेंबर हिंज और इंटरनल हिंज में फर्क क्या होता है, देखो जब मैं इंटरनल हिंज की बात करता हूं, इंटरनल मेंबर हिंज, एग्जांपल मैं लिख देता हूं, एक होता है इंटरनल मेंबर हिंज और एक होता है दोस्त इंटरनल सब ज्वाइंट हिंज, कंफ्यूज मत हो रहा करो यार, और एक होता है बेटा सपोर्ट हिंज, इनमें कंफ्यूज मत हो रहा हुआ करो, इन तीनों में जो है ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसी कंफ्यूजन की वजह से सारे के सारे क्वेश्चन जो है गलत कर देते हैं। अब इधर देखो, सवाल यह है कि सर अगर मैं बात करूं यहां पर इंटरनल मेंबर हिंज, तो इंटरनल मेंबर हिंज क्या होता है, जैसे कि इंटरनल मेंबर हिंज है ना, इंटरनल मेंबर हिंज क्या होगा, देखो इधर जैसे कि ये है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर था, सपोज दैट ये एक स्ट्रक्चर था, तो हम ज्वाइंट पे नहीं लगा रहे हिंज, कैसे लगा रहे हैं हिंज, हम लगा रहे हैं यहां पर किसी मेंबर पर, जैसे मैंने यहां पे लगा दिया,
एग्जाम्पल से समझ जाओगे तुम, फिगर से समझ जाना थे। तो सर इंटरनल मेंबर हिंज कुछ ऐसा होगा जो मेंबर पे होगा, ठीक है ना, जो मेंबर पर होगी। ठीक, दूसरी अगर बात किया जाए, दूसरी अगर एक बात की जाए, एक बच्चे कह रहे हैं कौन है, अनस्टूल्ड प्लेयर सर स्लो हो रहा है। तो बेटा तुम्हारी तरह ना, सब लोग तुम्हारी तरह इतने तेज तरार नहीं होते हैं, सब लोग तेज तरार नहीं होते हैं, क्योंकि जब मैं ये प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर अभी, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई एई की भी कर रहे होंगे। तो ये क्लास जो है ना सबके लिए, मैंने थंबनेल में क्या लिखा है, ऑल जेई एई एग्जाम सबके लिए लिखा है। तो सब एक जैसे तैयार नहीं होते ना, सब लोग दिमाग से एक तरह तेज नहीं होते, उनके लिए थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है। मैं सब स्पीड से चलाऊं, हवा में चलाऊं, वो भी आता है मुझे, लेकिन क्या फायदा रहेगा जब किसी को फायदा नहीं हो, तो मेरे यहाँ पर चिल्लाने का, खड़े रहने का क्या फायदा, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, है ना। आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, आप 2x के मोड पर देखना बाद में, आफ्टर द एंड स्ट्रीम, आप लाइव मत देखो अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। सीरियसली मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ भाई, सीधे सीधे बात है, मैं घुमाता फिराता नहीं हूँ कुछ। तुमने पढ़ी है और तुमको स्लो है तो ठीक है भाई, अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है सीधे, इसलिए हमारे से वो नहीं करना है। ये हो गया आपके पास इंटरनल हिंज, लेकिन ये ज्वाइंट होगा, इंटरनल ज्वाइंट हिंज बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे सर, इंटरनल या ज्वाइंट इंटरनल हिंज। ये तो हो गया आपके मेंबर हिंज, इंटरनल मेंबर हिंज, इसको बोलेंगे इंटरनल ज्वाइंट हिंज। तो ये कहने का मतलब है सर आपके पास किसी ज्वाइंट पर होगा, सिंपल सा दिख भी रहा है, ये ज्वाइंट पर होगा। ठीक, जब मैं कहूंगा सपोर्ट हिंज, तो सपोर्ट हिंज तो ये होता है ना भाई साहब, जैसे ये हो गया, ये क्या होता है, सपोर्ट हिंज हो गए, तुम्हारे पास साफ साफ दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे अब आपको पूछूं कि यहां पर अलग अलग तरीके से बताओ यार, 8 बताओ मुझे, तो सर जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिए, जो कॉन्सेप्ट दिए, मैं जैसे 2D के लिए बोलूं इस केस में, तो सर वही m-1 का केस, तो हम बोलेंगे सर जैसे 2 मेंबर मिल रहे हैं तो यहां पर भी 1 हो जाएगा, एग्जाम्पल मैंने कह दिया। लेकिन यही केस आपके पास 3D के लिए हो जाएगा, तो सर यहां पर आपका क्या हो जाएगा केस, 3m-1। तो हम बोलेंगे सर 3m तो 2 ही मिल रहे हैं, मेंबर मीट कितने कर रहे हैं ना, वही तो है, तो हम बोलेंगे सर 3 ही हो जाएगा यहां पर। इस वाले केस में बताओ सर, ये वाला केस जो है, इसमें मैं अगर 2D की बात करूं तो 2D के लिए 2 ही मेंबर तो मिल रहे हैं, तो फिर से हमारे पास लॉजिक वही m-1, तो सर 2 - 1 तो 1 ही हो जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं बोलूं कि 3D में बताओ, तो 3D में सर 3m-1, तो आप बोलेंगे 3, फिर से मेंबर मीट कर रहा है 2, 2 - 1 दैट मींस व्हाट, तो हम बोलेंगे सर यहां पर 3 हो जाएगा। लेकिन यहां पर वो लॉजिक नहीं है, वो m- वाले लॉजिक नहीं है, यहां पर वो रिस्टेंट वाला लॉजिक है। तो हम बोलेंगे सर जैसे यहां पर है तो रिस्टेंट क्या हो जाता है यहां पर, बोलो, अरे यहां पर रिस्टेंट ये हो गया, यहां पर रिस्टेंट ये हो गया, यहां पर रिस्टेंट इस केस का ये हो गया, यहां पर रिस्टेंट ये हो गया, इसका बताओ सर, इस वाले सपोर्ट के लिए रिस्टेंट क्या होता है, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 रिएक्शन आती है, ये किसके लिए है, 2D के लिए। अगर मैं यहीं पर बोलूं तो 3D के लिए बताओ, तो 3D के लिए आप क्या बोलोगे सर, इसी ज्वाइंट में, तो हम बोलेंगे सर 6 - 3, तो यहां पर 3 हो जाएगा। ऐसे यहां पर बोलो सर 2D के लिए, तो हम बोलेंगे सर एक ही रिएक्शन आएगी, R' = सर 1, सेम लॉजिक सेम थिंग। तो आप बोलेंगे 3D के लिए सर फिर से आपके पास R' हो जाएगा 3। तो ये आप समझ रहे होंगे चीजों को, अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं आदित्य कुमार, गुरुजी आपसे एक बात पूछनी है, पूछो भाई, बिल्कुल पूछ, बताओ। तो ये बात को समझे आप, क्या होनी है कहानी, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से आपको कंप्लीटली फील हो जाएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप ध्यान से। इज द रोलर सपोर्ट, एक्चुअली सपोर्ट पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्त, सपोर्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तुम्हारे पास रोलर सपोर्ट है, इन सपोर्ट है, सपोज ये हिन सपोर्ट है यहां पर, और इधर मैंने क्या कर दिया, ये रोलर कर दिया। फिर से रोलर को ऐसे भी बनाया जाता है भाई, ध्यान रखिएगा, मैंने बता रखा पहली क्लास में ना, सोम के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जितनी की जरूरत पड़ती है वो मैंने बता रखे हैं, आप घबराए मत करो।
ये तुम्हारे पास फिर से मैंने रोलर सपोर्ट बना दिया यहाँ पर भी। तो आपके पास 2 रोलर सपोर्ट हो गए, 2 ही, 1 हिंज हो गया, 1 फिक्स सपोर्ट हो गया यहाँ पर। ये तो पहले मैंने बना दिया। अब सवाल है सर क्वेश्चन में क्या क्या छेड़खानी हुई है, छेड़खानी को समझो। सर यहाँ पर 1 हिंज यहाँ दे दिया, गुरुजी आरआरबी जेई का सीबीटी 2 में 60 या 70 नंबर पर हो जाएगा कि नहीं, प्लीज रिप्लाई। 60 या 70 नंबर पर हो जाएगा, 60 या 70 नंबर पे। एक यहां पे लगा देता हूं मैं, इधर देखो, ठीक है, ओके जी। और बस इतना ही करते हैं फिलहाल में, इतना ही करते हैं। इसमें जवाब करो अब आप बताओ। ये तुम भाई किस सीबीटी 2 की बात कर रहे हो? तुम आने वाले सीबीटी 2 की बात कर रहे हो या पहले? तुम्हारा पहले वाले को तो सब रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया। मतलब आने वाले आगामी जो सीबीटी 2 होगा आरआरबी का, उसकी बात कर रहे हो? जवाब तो दो, मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैंने कहा तुम किस सीबीटी 2 की बात कर रहे हो, कि जो अब होने वाला है उसके लिए तो पहले इसका डीएस बताओ भाई, डीएस बताओ इस क्वेश्चन का। इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, फ्रेम है ये, और दिख भी रहा आपको 3D है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिख देता हूं मैं, चलो तो लिखे देता हूं। स्पेस फ्रेम है, और यहां पर स्पेस फ्रेम के साथ साथ ये 3D सॉरी डीएस निकालना है। डीएस यहां पे लिख दिया मैंने, चलो निकालो। आगे वाले की बात कर रहे हो ना, तो आगे वाले के लिए इतना सोच कर रहे हो भाई, क्यों नहीं होगा यार? 2025 में होने वाला है जो, हाँ तो घबरा क्यों नहीं होगा यार? आरआरबी के लिए हमारा स्पेशल कोर्स 6 अक्टूबर से आ रहा है। अभी आज बात कर रहा हूँ सर लोगों से भी, तो कितने टीचर वहां पर पढ़ा रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाई तो थी। तो आरआर कैसी बात कर रहे हो यार पांडे जी, तुम पहले जो है अपने क्वेश्चनों को मार कर दे रहे हो कि हाँ इतने ही मैं ला सकता हूँ भाई साहब। गजब कैलकुलेटिव आदमी हो भाई। इतना डिटेल में हम लोग पढ़ाते हैं आरआरबी जेई में, जो है क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आरआरबी जेई का जो सिलेबस है उसको हमने डिफाइन, आप चैनल पे जाओ, दोनों चैनल में से किसी में, मेन चैनल में भी आप हो, इसी में देखना आप, वीडियो में नीचे जाते हुए मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने फुल डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। उस सिलेबस में मैंने कहा भी है कि क्या क्या चीज एडिशनल पढ़ती हैं आरआरबी के लिए, जैसे कि हम लोग जैसे ऑटो कैड नहीं पढ़ते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, टॉपिक ऐसे जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, अमूमन नहीं पढ़ते हम लोग उस चैप्टर, जैसे कि बिल्डिंग ड्राइंग हो गया, ऑटो कैड कहाँ पढ़ते हम लोग। लेकिन इसके लिए एडिशनल थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमने करानी है वो चीज, टेंशन मत लो। कम से कम मेरे ख्याल से 6-7 टीचर हैं, 6-7 से ऊपर ही हैं जो इस पूरे कोर्स में हैं आपके साथ। उसमें से सिविल में मेरा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ वैसा हिस्सा भी है, हो सकता है कुछ और भी टीचर हो सिविल में, लेकिन मोटे मोटे सब्जेक्ट मेरे ही हैं। दूसरी चीज जैसे कि नॉन टेक्निकल में अलग अलग टीचर है, फिर टेक्निकल में भी मेरा ही है वो ज्यादा हिस्सा, लेकिन कुछ टीचर और भी हो सकते हैं, ठीक है? तो घबराए मत करो, अच्छे नंबर आएंगे। पहले आप नेगेटिव मत सोचो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं पीएच, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, पहले अपने आप को कम मत आंको। सवाल यह है कि आप लग जाओ, क्योंकि नॉन टेक के बिना नहीं हो पाएगी। बात तो क्लियर है कि नॉन टेक के बिना नहीं हो पाएगा, लेकिन ये भी नहीं सोचना है कि केवल मैं नॉन टेक में ही जो है ना महारथी हासिल कर दूं। नॉन टेक के साथ साथ पैरेलली में जो लेक्चर चलेंगे हमारे एप्लीकेशन में, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे 2.5 घंटे तो रोज देने ही पड़ेंगे, कम से कम 2 घंटे कम से कम। शुरू में अभी की बात करो टेक्निकल के लिए, एडिशनल 3 से 4 घंटे आपको नॉन टेक में देना पड़ेगा, जिसमें मैथ्स हो गया बहुत जरूरी है, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, जनरल साइंस हो गया, तो 1 घंटा इनको लेके चलो, ठीक है? तो जितना तैयारी रखना पड़ेगा। चलो खैर, इस पे आरआरबी जेईई के रिगार्डिंग मैं आपको और भी लेक्चर लूंगा और भी सेशन लूंगा, घबरा मत आप। फिलहाल
दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, क्या रहेगा तरीका बताओ। तरीका फिर से वही, क्या रहता तरीका हम बताते हैं आपको। दोस्तों सबसे पहले तो भाई ये ds निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ds इज इक्वल टू 3c माइनस आर डैश लगेगा सर, 3c माइनस आर डैश क्या होता है सर, 3c माइनस आर डैश। वेरी गुड। दूसरी चीज दोस्तों, जब हम बहुत करते हैं कट की, तो कट तो मैंने फिर से समझा रखा है यार बहुत बार, कट में आप कंफ्यूज मत किया करो, कट में आप कंफ्यूज मत किया करो। देखो कैसे लगाऊंगा, एक कट दूसरा कट। अब आप बोलोगे सर एक कट यहां लगाऊं या यहां लगाऊं तो ऐसे बच्चों वाली बातें नहीं करनी है, आप या तो यहां लगाओ या तो यहां लगाओ, एक लगाना है। लेकिन अगर आप दोनों लगाते तो फिर तो ये तो हवा में चले गए, पार्ट उड़ा दे तुमने हिंज उन सब, तो एक लगाना है, कहीं भी लगाओ बस ये लो। लेकिन इतने से काम नहीं होगा, एक इस वाले मेंबर में भी लगेगा। अब जो है परफेक्ट हो गया काम, अब जाके परफेक्ट हो गया काम। कैसे, ये वाला पोर्शन इसके साथ, इतना पोर्शन इस वाले के साथ पीछे वाला, और ये वाला जो पोर्शन है कौन सा सर, कौन सा, ये वाला पोर्शन इतना, ये इसके साथ, और आप देखेंगे लगे हाथ इतना पोर्शन इसके साथ। तो बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने आर डैश निकालना आपको समझा दिया, सॉरी कट निकालना सिखा दिया। तो कट हो गया 2 और 2 4। वेरी गुड। अब आते हैं सर आर डैश। आर डैश की बात किया जाए तो आर डैश बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 3D है, तो बहुत ही सोच समझ कर जवाब करना। मैंने क्या बोला था सर, या तो इंटरनल हिंज हो मेंबर हिंज, या इंटरनल हिंज हो ज्वाइंट हिंज। अगर यहां पर ध्यान से देखें तो ये वाला ज्वाइंट हिंज है, क्योंकि ज्वाइंट पर है, ज्वाइंट पर है तो ज्वाइंट हिंज होगा, ये मेंबर पे है तो मेंबर हिंज होगा। मैंने लॉजिक तो वही बताया था यार, आप कुछ भी करो तरीका तो वही है ना। 3m-1 का 3D का केस है, तो कितना मेंबर मीट कर रहा है, आप बोलेंगे सर एक मेंबर ये मीट कर रहा है और एक मेंबर ये मीट कर रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपसे जवाब बोलता हूं, 3m बोले तो क्या सर 2-1 तो बोलेगा 2 में से 1 गया, तो 3 का आपका यहाँ पर इंटरनल ये आर डैश आएगा। इस वाले के लिए आर डैश 3 आ गया, इस वाले के लिए बोलो सर, फिर से लॉजिक वही लगेगा दोस्त, 3m-1। तो आप बोलेंगे सर मेंबर कितना मीट कर रहा है, 1 2 और 3, तो 3 मेंबर मीट कर रहा है दोस्त। हम बोलेंगे सर 3-1 तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 यहां पे लग गया। अब जो नीचे वाले सर यहां पर आर डैश 0 ऑलरेडी फिक्स है सर, ये रोलर है, रोलर में रिएक्शन 1 आती है 3D में, और 6 बनानी है तो 5 और लगेंगे सर, मानते कि नहीं मानते, वेरी गुड। यहां पर सर हिंज है 3 आती है, 3 और लगेंगे फिक्स बनाने के लिए, फिक्स में 6 आती है सर, 3 यहां पर। सर ये फिर से रोलर हो गया सर, रोलर में कितना आना है सर, 5 आनी है सर रेजिस्टेंस। आर डैश की बात हो रही है सर, आर डैश की बात हो रही है सर। तो हम बोलेंगे सर यहां पर 0 से शुरुआत करते हैं, 0 प्लस 5 ये वाला, फिर प्लस 5 ये वाला, फिर उधर 3 वो वाला, फिर यहां वाला 6 प्लस एक ऊपर वो वाला इंटरनल हिंज वाला मेंबर हिंज वाला ये, तो 3 और 6 9 और 5 14, 14 5 19 20 21 22। तो यहां पर आर डैश कितने हो गए सर, अब बताओ, आप मुझे जवाब करो आप, अरे जल्दी बोलो यार, आर डैश कितने हो गए जल्दी बताओ। नहीं हो गए, 22 हो गए, नहीं हो गए, यहां पर हो गया हमारे पास आर डैश 22। अब आते हैं नंबर ऑफ कट, सॉरी डीएस। तो डीएस विल इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कट माइनस का 22। ये एक तरीका था आपको निकालना, हो सकता है माइनस में भी आ सकता है डीएस, ऐसा कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, डीएस आ सकता है माइनस में भी, मेरा आपको तरीका था बताने का। तो कितना हुआ, 4 12 माइनस 22, ये आपका डीएस का वैल्यू आ गया। नेगेटिव आता है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आता है तो आने दो, ठीक है ना, नेगेटिव आता है तो आने दो, क्योंकि जब डीएस 0 से नीचे होता है, डीएस 0 से नीचे होता है, डीएस 0 पे होता है आपके पास स्टेबल, नीचे होता है वो आपका अनस्टेबल, उसकी बात की बात है, वो तो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, लेकिन जितना आता है वो आंसर लिखना पड़ेगा आपको। तो 12 और 10 22, तो माइनस का 10 हो गए। खैर ये तो मैंने अपने आप से बनाया है, इसमें ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था 1 नहीं था, तो उस हिसाब से ठीक था वो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, समझ के बात को अब, कोई समस्या दोस्तों। तो लॉजिक है m-1, लॉजिक है 3m-1, क्लियर है यहां तक। चलो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पर, एक जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और वो होगा आपके पास ds इज इक्वल टू एक्चुअली में DSE प्लस DSI होता है। इस बात को पहले तो डब्बे में बंद कर दो,
मैं फ्रेम की बात कर रहा हूं अभी, फ्रेम के बिहाफ पर। डीएसई जो लिखते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ, जब इसको लिखते हैं डीएस क्या लिखा था, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। लेकिन जब मैं डीएसई की बात करूं तो इसको कहा जाता है डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी। इनडिटरमिनेसी ये होता है सर, इनडिटरमिनेसी। और सरकार डीएसआई क्या होता है फिर, तो हम बोलेंगे सर इंटरनल इंडिटरमिनेसी। क्या सोचते हो आप? ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं दोस्त, इनका प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट ये है, इनसे तुम्हें एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी पता लग जाती है। ये दोनों फैक्टर इसलिए जा, लेकिन सवाल ये है कि सर डीएस निकालना तो मैंने सिखा दिया आपको सारे केसेस का, 2D 3D उसमें हिंज हो ना हो सब सिखा दिया। डीएसई और डीएसआई कैसे निकालते हैं, डीएसई और डीएसआई कैसे निकालते हैं, ये है सवाल। मैं बता देता हूं आपको, घबराते क्यों, मैं बता देता हूं दोस्तों डीएसई कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। देखो सिंपल से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल की मदद से मैं बता देता हूं। देखो डीएसई का मतलब क्या होता है, नाम से पता लग रहा है एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं और इस क्वेश्चन की मदद से आप सारे क्वेश्चन करने के लायक बन जाओगे। देखो डीएसआई आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाते, उसको फ्री बॉडी डायग्राम से काट फाट करके करना होता है, लेकिन आप एक बेहतरीन तरीके से डीएसआई निकाल लोगे जब डीएस पता हो जाएगा डीएसई। देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं करा रहा हूं आपको, घबराओ मत आप, एक छोटा सा एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, आप घबराओ मत आप। देखो इधर करा देता हूं। देखो मैंने कहा है कि डीएस एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको निकाल दूंगा, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी निकाल दोगे आप, आराम से निकाल दोगे। देखो ये है कोई स्ट्रक्चर भाई, यहां पर आपको दोनों जगह से उसने हिंज कर रखा है, दोनों की जगह से क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है बेटा। देखो हिंज कर रखा है, यहां पर बोल रहा है हमको निकालना क्या क्या सर, हमको डीएस भी निकालना है। हमारे पास 3 सवाल है, हमको डीएसई एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी डीएसआई। ये तीनों सवाल निकालने हैं, तीनों की वैल्यू निकालनी। हो सकता है ऐसे एग्जाम में आ जाए तीनों निकालने में से 3 में से एक आ जाए। डीएस तो आप सेकंडों में निकाल दोगे। सबसे पहले डीएस ही सिखाता हूं आपको। तो सर डीएस क्या होता था, मैंने जो पढ़ाया आपको वही सेम लॉजिक के साथ क्या पढ़ाया था सर, फ्रेम है ये, यहां पर लिख देता हूं मैं 2D फ्रेम है सर ये। तो भैया आप बताओ, अब डीएस निकालो, 3C माइनस R डैश, 3 टाइम्स ऑफ कट, कट क्या होता है सर, कट ही होता है सर। ये देखो कट निकाल दिया सर 1, R डैश क्या होता है, बड़े मजेदार बात है, R डैश सर, R डैश क्या होगा सर, यहां पर बताओ R डैश की बात करूं तो सर यहां पर R डैश की बोले तो थोड़ा नीचे लिखता हूं सर, यहां पर R डैश बोले तो सर R डैश इस वाले सपोर्ट का सर एक ही तो होगा, इस वाले सपोर्ट पर एक ही तो होगा, क्योंकि 2 रिएक्शन आती हैं फिक्स बनाने के लिए एक और। सर यहां पर R डैश क्या होगा सर, एक ही तो होगा, क्योंकि फिक्स बनाने के लिए एक और लगेगी। तो हम बोलेंगे सर 1 + 1 दैट मींस 2, तो 3 - 2, तो दोस्त ds = इस वाले केस में आ गया हमारे पास 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ds कितना हो गया सर, जल्दी बताओ, ds = 2, इस केस में आ गया ds। लेकिन सर हमारे पास ds तो आ गया, वेरी गुड, ds तो आ गया। सवाल यह है कि dse कैसे निकालें, सवाल तो यह है, क्योंकि बिना ds तो आसानी से निकल गया फॉर्मूले से, इसका कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। DSI का भी एक अपने पास कोई लॉजिक नहीं है, ना ही ट्रिक है, उसको इन दोनों की मदद से निकालते हैं, DS और DS अभी बता रहा हूं। लेकिन हाँ DSE निकालने के लिए लॉजिक है, मैं बता देता हूं। DSE कैसे निकालते हैं दोस्तों, DSE के लिए आपको नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन पता होनी चाहिए। मैं बता देता हूं नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितनी आएंगी। नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन सर यहां पर एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आती है, एक सर हॉरिजॉन्टल आती है। आप सभी लोग जानते हैं कि सर इन सपोर्ट में 2 रिएक्शन आती है, 2D है ये, तो आपके पास एक मूवमेंट की रिएक्शन नहीं आती है, यहां पर आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। सर यहां पर एक रिएक्शन ये आएगी, एक रिएक्शन ये आएगी। हम कहेंगे कि सर टोटल रिएक्शन कितनी है, मैं कहूंगा कि टोटल सपोर्ट रिएक्शन कितनी है, तो टोटल सपोर्ट रिएक्शन में से अगर माइनस कर दें नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्या होता है यहां पर, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो कि हमेशा से क्या होती है, समीशन ऑफ fx = 0, समीशन ऑफ fy = 0 और समीशन ऑफ मोमेंट = 0। तो ये वाला तो आपके पास हमेशा क्या होगा सर, ये वाली चीज हमेशा 3 होंगी ये। लेकिन सपोर्ट रिएक्शन आपके एग्जाम के क्वेश्चन पर दिक्कत करता है,
सर बैक क्वेश्चन में 6c माइनस आर डैश ना होगा सर, गलती किया क्या कहीं? कहां पर? ओ, बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत अच्छी बात करी इन्होंने, किन्होंने करी? आलोक साहब ने। कैसी बात करते हो गुरुजी, सब कुछ पढ़ा कर भी आप ही ने गलत कर दिया। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बिल्कुल सही बात है, मैंने गलती कर दी, मैंने सुधार दिए भाई, माफ करेंगे। फॉर्मूला क्योंकि मैंने गलत लगा दिया ना, 6c माइनस आर डैश जल्दीबाजी में। तो 6 गुणा 24 हो गया, 24 में से 22 गया, 24 में से, ऐसा नहीं है कि माइनस में नहीं आता है डीएस, माइनस में आता है, अनस्टेबल बोलते। खैर पढ़ाऊंगा मैं इस चीज को, फिलहाल यहाँ पर मैंने खुद ही से गलती कर दी थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डीएस 2 आ गया था, आर डैश तो सही है, सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट है, 6c माइनस आर डैश, तो 6 चौको 24, 24 माइनस 22, तो आपके पास 2 आ गया। अब सही है, सही कर दिया मैंने। इधर देखो, अब इधर देखो, अब यहां पर क्या है सर, ds इज E इज इक्वल टू टोटल सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं सर, 2D के केस में सीधे सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, r माइनस 3। DSE का फॉर्मूला अगर बनाना चाहते हो तो r माइनस 3 बना सकते हो। समझ गए बात को? अब मुझे बताओ, मुझे बताओ कि सर r कितना है सपोर्ट रिएक्शन में, r कितना है यहां पर? हम बोलेंगे सर 2 यहां पर हो गई, और सर 2 यहां पर हो गई, तो 2 और 2, 2 और 2 कितना हो गया बोलो? 4 हो गया। 4 में से 3 गया तो हम बोलेंगे सर 1 हो गया। तो DSE कितना आ गया सरकार? तो सरकार यहां पर DSE का जो आ गया, ये वैल्यू आ गया मेरे पास 1। तो एक आंसर ये भी आ गया सर, तो हमने ये भी निकाल दिया है और ये भी निकाल दिया सर। अब सवाल रहता है कि DSI कैसे निकाल दिया। तो दोस्तों हमने पढ़ाया था आपको कि जो टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी होती है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, वो DSE प्लस DSI होता है। कभी जीवन में अगर DSI चाहिए हमें, तो DSI जो होता है DS में से माइनस कर देना DSE, तो हम बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, DSE आप निकाल चुके हैं, सॉरी DS निकाल चुके हैं 2, और DSI भी आप DSE भी निकाल चुके हैं 1, तो हम बोलेंगे सर 1 आ गया आंसर। तो हमारे पास DSI भी जो आ चुका है ये 1 आ चुका है। तो 3 आंसर हमके हो चुके हैं, इनको मार्क कर देता हूं मैं, कौन कौन सा आया 3 आंसर। एक DS इज इक्वल टू 1, DS इज इक्वल टू 1 एंड DS इज इक्वल टू 2, ये 3 आंसर हो चुके हैं। तो कुछ नहीं है दोस्त, सिंपल सा लॉजिक को मेरे पकड़ो। क्या है कि सबसे पहले DS का फॉर्मूला मैं दे चुका हूं। DSE क्या है? टोटल सपोर्ट की रिएक्शन माइनस 3 कर देना 2D के केस में, क्योंकि 3 का मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। याद है आपको, मैंने सो में भी पढ़ाया था कि जब आपका फिक्स्ड बीम होता था तो उसकी इंडिटरमिनेसी निकालते थे, वो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी आता था वहां पर वो एक्चुअली में। आज आपको यकीन हो रहा होगा, तो वो DS ना होकर वो DSE होता था, क्योंकि वहां पर हम एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी चेक करते हैं। सो में याद होगा आपको, मैं थोड़ा बता देता हूँ। सो में जब एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी चेक करवाता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि कैंटिलीवर बीम है, जरा बताओ इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, वो DSE होता था, क्योंकि वहां इसलिए होता था क्योंकि मैं बल्कि मैं हालांकि मैं DSE लिखता था वहां पर। आपको याद होगा, आप कंफ्यूज हो होंगे सर आपने तो वहां पर DSE लिखा है, क्योंकि एक्चुअली में DSE प्लस DSI होता है। तो इस तरह के बीम में DSI जो होता है इंडिटरमिनेसी 0 होती है, ये दोनों बराबर होते हैं, तो उसको लिखने में कोई फर्क नहीं होता DS और DSE। तो पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में, घबराओ मत आप, तो समझ गए होंगे आप इस बात को क्या कहने का चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना? समझ गए होंगे शायद आप क्या कहना चाह रहा हूं। तो क्या ये सवाल आपके समझ आया है? क्या ये सवाल समझ आया कि कैसे निकला है DS और DSI? आ जाएगा अब सवाल, मतलब कर लोगे, आराम से कर लोगे आप? बिल्कुल कर लेंगे। जैसे एक सवाल मैं और दे रहा हूं आपको, जैसे एक सवाल और दे रहा हूं, क्वेश्चन एग्जाम का 2D है, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं थे दोस्त, ठीक है ना? एग्जाम में आ रखा है ऐसा ऐसा इस तरह से, ठीक है? आपके पास फ्रेम स्ट्रक्चर है, ये भी 2D फ्रेम है, ओके? इसमें कुछ ऐसा बना रखा है उसने, ध्यान से बनाएंगे फिगर मेरे साथ ही। यहां पर भी फिक्स कर रखा है इसने, ये कुछ इस तरह से, ओके? और यहां भी फिक्स ही बना लो इसको, और आसान कर दिया मैंने थोड़ा सा, लो ठीक है साहब। यहाँ पर 3 चीज निकालनी अब। अच्छा, मेंबर और दे रखे हैं आपको, और दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर भी जोड़ रखा है एक मेंबर और यहाँ पर भी जोड़ रखा है एक मेंबर, ये है सर। अब हो गया, फिगर क्लियर हो गया। अब आप बना सकते हैं आराम से। लो
बताया गया है कि आपको तीन चीजें निकालनी है, एक तो डीएस निकालना है दोस्त, एक डीएसई भी निकालना है और डीएसआई भी निकालना है, इंटरनल इंडिपेंडेंसी, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंसी और डीएस भी निकालना है। चलो जवाब पर मैंने क्या कहा है, जो आसान चीजें हैं जो आप निकाल सकते हैं वो निकालो पहले। इनमें से सबसे आसान अगर देखा जाए ना तीनों में से, तो सबसे आसान डीएसई है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सबसे आसान जो है डीएसई है। कैसे? क्या बोला था गुरुजी ने कि चारों के चारों सपोर्ट पे रिएक्शन बताओ और उसमें से माइनस कर दो क्या? अरे उसमें से माइनस कर दो क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमेशा क्या होती है? तीन होती हैं। समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो हम कहेंगे कि सर सबसे पहले आसान वाली चीजें निकालते हैं। सर हमने कहा था कि टोटली सपोर्ट की रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन तीन। तो सर यहां पर सीधे सीधे हमारे पास जो जवाब हो गया आप खुद ही जानते हैं कि सर एक रिएक्शन फिक्स्ड है 2D है, एक ऐसी आती है और एक ऐसा आती है। तीन रिएक्शन, एक ऐसा और एक ऐसा, यहां पर भी एक ऐसा और एक ऐसा और एक ऐसा। तो 3 और 3 6 और 3 9। ये तो बहुत आसान हो गया सर। अरे सर ये तो 9 रिएक्शन आ गई सपोर्ट की रिएक्शन, और माइनस में 3 करोगे तो डीएसई आपका 6 आ गया। मजे मजे में देखो 6 आ गया, बहुत आसान तरीके। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है आपका डीएसई इज इक्वल टू 6। लेकिन सर डीएसआई तो वैसे डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, उसके लिए डीएससी है। डीएस का फॉर्मूला लगाते हैं सर। डीएस इज इक्वल टू, बोलो यहां रख देता हूं, डीएस इज इक्वल टू 3c माइनस आर डैश। वेरी गुड। अब आर डैश है सर, यहां पर आर डैश लिखना है सर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है आर डैश का। सर यहां पर आर डैश 0, सर यहां पर भी आर डैश क्या सर 0, यहां पर भी सर आर डैश क्या सर 0। अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया सर, आर डैश तो 0 ही हो गया तीनों सपोर्ट। हाँ कहीं पर अगर ये हिंज होता रोलर होता तो उस हिसाब से आप जानते हैं बात, मैंने तीनों ही फिक्स बना दिया अभी। तो आर डैश तो 0 हो गया, आर डैश क्या हो गया बालक 0। अब आते हैं कट। कट कैसे लगाना है देखो, कट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। देखो एक कट लगाऊं, दूसरा कट लगाऊं, तीसरा कट, इससे इतना पोर्शन क्या हो गया इसके साथ हो गया, लेकिन काम नहीं हुआ अभी। एक कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, अब बहुत बढ़िया तरीके से कट हो गया। देखो इतना पोर्शन इसके साथ आ गया और इतना पोर्शन इसके साथ आ गया, तो बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपने कट लगाना सीख गए सर। तो हम कहेंगे कि सर कट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कट हो गए सर। तो हम बोलेंगे C इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास DS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 आ जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, 3 सत्ते 21। तो DS आ गया आपके पास कितना 21। अब आते हैं, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि सर DS जो होता है ना DSE प्लस DSI होता है। तो हम बोलेंगे सब जब DSI चाहिए होगा जीवन में तो DS में से DSE को माइनस करेंगे तो सिंपल सा आ जाएगा सर। DS बोले तो 21 माइनस DSE बोले तो 6, तो 21 में से 6 घटाओगे तो DSI आ जाएगा। अरे घटाओ जल्दी से, बताओ जरा 21 माइनस 6 जल्दी बताओ। तो इस तरह से करना है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या है इस सवाल में तो आराम से पूछ सकते हैं भाई। बताओ कोई डाउट है इस तरह के क्वेश्चन में? अभी आपका क्या होता है कि जब शुरू में हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा दिक्कत लगती है, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करोगे, आप क्वेश्चन कर लेना, इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन कर लेना, गेट के क्वेश्चन कर लेना, तो आसानी से आपकी तकलीफें जो है ना दूर हो जाएंगे। अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी आपने फ्रेम के लिए समझी है बारीक चीजें। अभी मैं आपको पहले बीम के लिए सिखाऊंगा डीएस निकालना, बीम के लिए, फिर आपको सिखाऊंगा किसके लिए, ट्रस के लिए। अभी तो आपने केवल अभी आज जो आपने सीखा है वो केवल फ्रेम के लिए सीखा है। अब मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है, इतना भी पढ़ के आप जाते हो। पिछले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपने सारे के सारे जो फंडे सीखे हैं, डीएस फॉर फ्रेम सीखा, 2D के लिए सीख लिया, 3D के लिए सीख लिया। मुझे लगता है कि इतना भी आप पढ़ के जाते हो ना तो भैया आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन कर दोगे, आप सभी लेवल के आप क्वेश्चन कर लोगे, घबराओ मत आप। लेकिन सवाल ये कि पढ़ना तो पड़ेगा ना यार। जैसे एक बंदा आया था अभी बीच में XYZ करके कि सर मुझे ऐसे बताओ किसी एग्जाम सेंटर के जहां पर नकल होती हो। अबे यार मैं कोई हाकम सिंह हूं क्या? हाकम सिंह का कोई रिश्तेदार हूं मैं तुम्हें बता दूं कि हाँ यहाँ पर हो रहा है? भाई हम मेहनती लोग हैं और मेहनत पे ही विश्वास रखते हैं, तो इसलिए हम मेहनत ही कराएंगे, ऐसे सेटिंग वेटिंग वाले लोग नहीं हम लोग, ठीक है? मतलब कुछ भी आ रहा है, हाकम सिंह का रिश्तेदार समझ रखा है। कितना है DSE?
DSI सॉरी। तो तीनों आंसर आ चुके हैं। कौन कौन सा है आंसर? एक आंसर DSI आ गया, एक DS आ गया और एक DSE आ गया। तो सबसे आसान DSE है कि नहीं है, तुम बताओ। इनमें से सबसे आसान कौन है निकालना? DSE। क्या ही करना है, सपोर्ट की रिएक्शन तुम ऑलरेडी जानते हैं और उसमें से 3 घटा दो, बस सेकंडों में आ जाएगा जवाब। देखते ही जवाब आ जाएगा। देखो इसमें तुम देखते नहीं जवाब कर पा रहे थे। 3 3 6 3 9, 9 में से 3 गया 6। इस पिछले वाले केस में देखो कहां गया, इस वाले में देखो, इसमें भी देखते ही जवाब नहीं किया तुमने। 2 यहां पर आ रही थी रिएक्शन, 2 यहां पर, 4 4 में से 3 गया 1, देखते ही DSE निकल गया। तो DS मैंने इसीलिए कहा था थोड़ा धैर्य रखो, तो मैं DSE भी, DSI भी और DS निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो एग्जाम में क्या रखा है, एग्जाम में क्या आया हुआ है वो आपके पढ़ना है। देखो एग्जाम में आता कभी कभी ऐसा आता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल, ऐसा भी आता है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी, ब्रैकेट में आएगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है? अरे जब टोटल बोल दिया उसने, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? वो DS की वैल्यू पूछ रहा है, वो ये वैल्यू पूछ रहा है। और कभी कभी क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी, DSE। इंटरनल शब्द आया, इसका मतलब DSI पूछेगा। अब DSI के लिए अलग आपकी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। DSI के लिए फिर से आपको रफली DS निकालना पड़ेगा पहले, और फिर DSE निकालना पड़ेगा, उसमें से माइनस करके DSI। लेकिन कभी कभी सीधे बोल देता है फॉर द व्हाट विल बी द एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी, उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है DS की, DSI की जरूरत पड़ती नहीं। DSE आप बिना किसी कैलकुलेशन के देखते जवाब कर लोगे, वही तरीका R-3। R होता है सपोर्ट की रिएक्शन, सपोर्ट की रिएक्शन। अब आता है कभी DS, तो DS निकालने के लिए ना ही DSE की जरूरत है और ना ही DSI की जरूरत है। हाँ ये अलग कभी हो जाए, दोनों वैल्यू दे दी जाए तो तब तो जोड़ना ही है क्या, लेकिन DS के लिए भैया फॉर्मूले ही काम आएंगे, और वो फॉर्मूले मैं लिखा चुका हूं। ये तो 3C माइनस R डैश, ये तो 6C माइनस R डैश होगा सर। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपकी कहानी बहुत आसानी से क्लियर हो गई है और समझ भी गए हो आप। क्लियर है? आज यहीं पर रखें। देखो यार, अगर आपको क्लास कुछ फायदा हो रहा है तो ये पार्ट में कंटिन्यू सीरीज रखूंगा। इस सीरीज को, ये वाला जो सीरीज है बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है। बहुत दिन से कुछ बच्चे कह भी रहे थे, मैसेज में भी करते हैं कि सर स्ट्रक्चर में जो है ना, और सीरियस में नहीं है, सीरियसली में अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर को, एनालिसिस को शुरुआत से किसी ने तरीके में पढ़ाया भी नहीं है। और आपको तो पता ही है, कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ तो बहुत तरीके से चलता हूँ, तो आप इसका फायदा उठाओ ना। तो कमेंट्स में जरूर इस क्लास का, इस सीरीज का, ये जो स्ट्रक्चर एनालिसिस की जो सीरीज अलग अलग पार्ट की, इसको आप चाहते हैं तो अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर दें। ये आपको फायदा कर रहा है, तो नहीं कर रहा है फायदा, आपको दिक्कत हो रही है किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई भी समस्या है कि सर थोड़ा सा हमें कम समझ आ रहा है, हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, कुछ भी आपको XYZ कुछ भी समस्या है, तो आप जरूर इसमें मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं जरूर कमेंट को पढ़ूंगा और उस पर फिर प्रतिक्रिया भी करूंगा और उस पर आधारित काम भी करूंगा, ठीक है। चलो जी, आज के इस एपिसोड को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।